बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सब्जेक्ट के ऊपर, और इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट की मिड टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम 1 मिनट के लिए क्विकली अपना ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस वीडियो को हमारा बनाने का मकसद क्या है। तो हम चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से एक लास्ट मिनट रिफ्रेशर भी दे सकें। दूसरा, स्टूडेंट्स को हम कोशिश करेंगे या उनको हेल्प करेंगे कि एक मॉक एग्ज़ाम या उनको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी करवा सकें। और हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि हम आपको हेल्प करें कि आप अपने स्कोर को एलिवेट कर सकें। एजेंडा हमारा क्या होगा इस सीरीज़ में, जो 2 वीडियोज़ के ऊपर मुश्तमिल होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ 120 क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाएं। इस वीडियो में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 कवर करेंगे इंशाल्लाह, और 61 से लेकर 120 यानी नेक्स्ट 60 क्वेश्चन जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करें। तो चलिए वीडियो को प्रॉपरली पे स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेजर हाई लेवल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने कंपोनेंट्स बताने हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हमें पता है, एक तो हमारे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, यानी जो हमें नजर आता है, जो टेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं सारे, वो कहलाते हैं हार्डवेयर। इस हार्डवेयर के ऊपर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद फिर हम फर्दर अपने कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते हैं। मैं अगर कॉमन मिसाल दूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट या हमारे वेब ब्राउज़र या इस तरह की और जो एप्लीकेशन होती हैं वो हम इंस्टॉल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगी: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू। क्या पर्पस होता है ये ज़हन में रखिएगा। कुछ कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, आपने इनके ऊपर फोकस करते जाना हर क्वेश्चन में। एक तो ये है कि क्या वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जनरेट करता है, बिल्कुल ठीक है बात। एक दूसरा ये है कि उन प्रोग्राम्स को जो कि वो पहले लिखता है या जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है, उनको फिर बाद में हमें एग्जीक्यूट भी करवा के देता है या हमारे लिए एग्जीक्यूट करता है। तो क्या इनमें से कोई काम है या दोनों है या कोई भी नहीं है? तो एक्चुअली ये दोनों काम हमारे लिए करता है, यानी हमें हेल्प करता है कि हमारे लिए कुछ प्रोग्राम बनाता है, या हम एज ए यूज़र कुछ प्रोग्राम्स बना सकते हैं और उसके बाद उन प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमारे अपने भी हो सकते हैं अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, और दूसरा अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो उनको भी ये रेडी करता है हमारे लिए और फिर एग्जीक्यूट करवाता है। तो यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव जो है ये राइट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस और सर्विसेज डज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड। तो हमें बताना होगा कि कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। पहली ऑप्शन है, मैनेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये क्या डिवाइसेस मैनेज करता है हमारे लिए? क्या ये प्रोसेसेस को मैनेज करता है, यानी जितने प्रोसेसेस हम लोग चलाते हैं एज ए यूज़र वो क्या मैनेज करता है? या क्या ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपनी फाइल्स को और डायरेक्टरीज को ये मैनेज कर सकता है? असल में तो ये सारे काम करता है, यानी हमें प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसको भी मैनेज करने में हमें हेल्प करता है, हमारे प्रोसेसेस को भी मैनेज करने में हेल्प करता है, और हमारी फाइल या डायरेक्टरीज को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये सारे काम करता है। तो ऑल ऑफ द अबव या 4th ऑप्शन जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डैश व्यू इज दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी सिस्टम। यानी एक इंटरमीडिएट सिस्टम है किसके दरमियान? यूजर के और आपके हार्डवेयर के। यानी एक साइड पे आपका यूजर है और एक साइड पे आपका हार्डवेयर है, इन दोनों के दरमियान ये क्या है? एज एन इंटरमीडिएट सिस्टम काम करता है। और ये व्यू जो है ये असल में कोई एक पर्टिकुलर व्यू है जिसकी बात हो रही है। ये व्यू हमें बता रहा है कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एज ए यूजर और आपके हार्डवेयर के दरमियान जो है वो एक इंटरमीडिएट सिस्टम के तौर पे काम करता है, और ये आपको इनेबल करता है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये कौन सी अप्रोच है या कौन सा व्यू है? तो असल में आपने पढ़ा होगा कि 2 व्यूज होते हैं, कि हमारे पास टॉप डाउन होता है और एक बॉटम अप होता है। ये जर्नल और सिस्टम व्यू तो बिल्कुल नहीं होते। तो ये वाला व्यू जिसकी बात हो रही है कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर और आपके यूजर के दरमियान होता है, एज ए इंटरमीडिएट सिस्टम काम करता है और आपके सिस्टम को या आपके हार्डवेयर को यूज के काबिल बनाता है या आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सा व्यू है? टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन व्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन यूजर टू यूज द कंप्यूटर एज ए गिवन टाइम इज नोन एज। तो देखिए, एक यूजर एक वक्त में कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है, तो ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? सिंगल यूजर सिस्टम। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये देखिए, 1 यूजर है और 1 यूजर से आप ये देख सकते हैं कि सिंगल यूजर सिस्टम है। बाकी बैच, टाइम शेयरिंग या रियल सिस्टम ये कुछ और कैटेगरीज के हैं, या इनकी बात नहीं हो रही। तो यूजर के पर्सपेक्टिव में पूछी गई ये बात, और 1 यूजर सिंगल यूजर सिस्टम है।
क्वेश्चन नंबर 6 है अ डैश इज ए कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, किसी एक कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है, नीचे उसकी कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, आपने जरा ध्यान से इनको देखना है। नंबर 1 है द यूजर डज नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द सिस्टम, यानी कोई ऐसा सिस्टम जिसमें यूजर सिस्टम के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करता। नंबर 2, इस सिस्टम में जिसकी बात हो रही है कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब पे, यानी एज ए यूजर आप और मैं ट्रांसफर नहीं कर रहे। और तीसरा जो फीचर है इस सिस्टम का वो ये है कि इस सिस्टम में जिसकी बात हो रही है सीपीयू ज्यादातर या काफी हद तक आइडल रहता है, यानी कोई खास काम नहीं करता। बेकार कहना तो शायद मुनासिब ना हो, लेकिन यहाँ उससे मुराद क्या होगा, फ्री रहता है, कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर सकता। तो ऐसा सिस्टम जिसमें यूजर इंटरेक्ट भी नहीं करता डायरेक्टली, कंट्रोल खुद बहुत एक जॉब से दूसरी जॉब पे ट्रांसफर हो जाता है और सीपीयू काफी हद तक जो है वो कोई खास काम नहीं करता या फ्री रहता है। तो आपने पढ़ा होगा कि बैच सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें क्या किया जाता था कि बैचेस में जॉब्स बना के सिस्टम में डाल दी जाती थी और यूजर उनसे कोई इंटरेक्ट नहीं करता था और वो जॉब्स खुद ही एग्जीक्यूट होती थी। और अगर जॉब सारी एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हो गई हैं तो उसके बाद सिस्टम फिर क्या है, काफी देर तक जब तक नई जॉब्स आप नहीं ला रहे, सिस्टम आपका सीपीयू आइडल पड़ा रहता था। तो ये बैच सिस्टम्स की ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये ऐसा सिस्टम जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेंशन है वो असल में बैच सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ मल्टी प्रोग्राम सिस्टम ऑल द जॉब्स दैट एंटर द सिस्टम आर केप्ट इन द डैश। एक मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें ज्यादा चीजें चल सकती हैं, ज्यादा प्रोग्राम्स चल सकते हैं, मल्टी से या मल्टाई से आप ये समझ लीजिए बात। इसमें अगर ज्यादा जॉब्स या सारी जॉब जब सिस्टम में आती हैं तो वो कहाँ रखी जाती हैं, केप्ट इन, तो कोई एक जगह है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस या लोकेशन है जिसकी बात पूछी जा रही है। एक है रेडी क्यू, एक है जॉब पूल, एक है प्रोसेस टेबल और एक है एग्जीक्यूशन टेबल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने ये दो ऊपर वाली चीजें तो पढ़ी हुई हैं, नीचे वाली चीजें जस्ट मिसलीड करने के लिए इनको हम क्रॉस कर रहे हैं या इनको एलिमिनेट कर रहे हैं। अब दो चीजें आपने पढ़ी हैं, एक रेडी क्यू होती है जहां प्रोसेसेस या जॉब्स रखी जाती हैं, एक आपका जॉब पूल होता है, यहाँ भी आपकी प्रोसेसेस या जॉब्स रखी जाती हैं। इन दोनों में जो थोड़ा सा फर्क आपने याद रखना है वो ये है कि जॉब पूल में सबसे पहले जॉब्स रखी जाती हैं, यानी जो एग्जीक्यूट होनी है वो सबसे पहले जॉब पूल में आती हैं और यहाँ से फिर जो एग्जीक्यूट होनी होती हैं, जो रेडी हो जाती हैं, वो फिर रेडी क्यू में डाली जाती हैं। तो एंट्री पॉइंट सिस्टम का ये है और ये सेकंड स्टेप पे बात होती है। तो भी बात पूछी जा रही थी कि जो जॉब सिस्टम में क्या हो रही है, एंटर हो रही है। तो एंटर होने का मतलब यह है कि वो कहाँ रखी जाएंगी, पहले जॉब पूल में, और जॉब पूल में से फिर सेलेक्ट करके रेडी क्यू में डाली जाएंगी और थर्ड स्टेप में रेडी क्यू से फिर जॉब्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा या उन प्रोसेसेस को सीपीयू दिया जाएगा, एलोकेट करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है if several jobs are ready to be brought into the memory but there is not enough room or space for them, room मतलब space, तो सिस्टम मस्ट, ऐसी सूरत जहां पे काफी जॉब्स आप ले आए हैं और स्पेस नहीं है, इतने रिसोर्सेस नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं, तो सिस्टम को क्या करना चाहिए? सिस्टम को टर्मिनेट कर देना चाहिए कुछ जॉब्स को? नहीं, जो जॉब्स अभी चली नहीं है आप उनको टर्मिनेट कैसे करेंगे? तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। इंक्रीज द मेमोरी, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप हर वक्त आए दिन अपनी मेमोरी बढ़ाते रहें और सस्पेंड ऑल जॉब्स, वो सारी की सारी खत्म कर देनी, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि सीपीयू को क्या करना चाहिए, स्केजुलिंग करनी चाहिए कि कौन सी जॉब्स हैं जो मैं अभी एग्जीक्यूट कर दूं या उनको एग्जीक्यूट करने दिया जाए, होने दिया जाए, और कौन सी जॉब्स हैं जिनको हम क्या कर लेंगे, स्केड्यूल कर लेंगे कि उसके बाद ये चलनी है, उसके बाद फिर 3 चलेगी, फिर 4 चलेगी, फिर 5 चलेगी। ऐसी सूरत में आप ना तो मेमोरी बढ़ा रहे हैं, ना अपनी जॉब्स को टर्मिनेट कर रहे हैं, ना उनको सस्पेंड कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक स्केड्यूलिंग कर रहे हैं, एक तरतीब बना रहे हैं ताकि सबको बारी बारी हम एग्जीक्यूट करवा सकें। सो द राइट ऑप्शन इज कि सिस्टम में अगर ज्यादा जॉब्स आए, रिसोर्सेस कम हो, तो क्या करेंगे हम, या सिस्टम क्या करेगा, स्केड्यूल कर देगा जॉब्स को और फिर बारी बारी सबको एग्जीक्यूट करवा देगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अ टाइम शेयरिंग सिस्टम इज ए। हमने पढ़ा हुआ है कि टाइम शेयरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सीपीयू को थोड़ी थोड़ी देर के लिए डिफरेंट जॉब्स को दिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं टाइम शेयरिंग, यानी सब प्रोसेसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है। तो ऐसा सिस्टम जो टाइम शेयरिंग है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो मल्टी यूजर भी होता है, वो मल्टी प्रोसेस भी होता है, यानी डिफरेंट यूजर्स के प्रोसेस हो सकते हैं। और मल्टी प्रोसेस का मतलब या मल्टी प्रोसेस का मतलब कि उस सिस्टम में ज्यादा प्रोसेसेस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इंटरैक्टिव भी होता है, यानी आप उस सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं कि बैच सिस्टम की तरह नहीं है कि आपने जॉब एक दफा डाल दी और उसके बाद फिर आप चले गए, भूल गए, नहीं, नॉट एट ऑल। तो राइट ऑप्शन इज कि टाइम शेयरिंग सिस्टम इज मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेस एंड इंटरैक्टिव। सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द गिवन। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश सिस्टम्स आर यूज्ड व्हेन रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट्स। ये कुछ खास तरह की रिक्वायरमेंट है, बहुत रिजिड आप कहते हैं सख्त, यानी ऐसी चीज जो सख्ती से आपको अमल करना पड़ती हैं और उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट है। ये ज़हन में रखिए कि दो चीजें इससे आपके ज़हन में एक सिस्टम आ जाएगा
आर प्लेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस और फ्लो ऑफ डेटा, यानी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बहुत सख्ती से उस सिस्टम को फॉलो करनी पड़ती है इन द टर्म्स ऑफ टाइम, प्रोसेस, डेटा फ्लो में। Thus it is often used as a control device। एक और क्लू यहाँ से मिल रहा है कि ऐसी चीज कंट्रोल डिवाइस है इन ए डेडिकेटेड एप्लीकेशन। तो ऐसी चीजें जिनके ऊपर कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट्स हो, बहुत रिजिड हो, वो किसी डिवाइस को कंट्रोल कर रही हैं, डेडिकेटेड एप्लीकेशंस हैं, तो आपने पढ़ा होगा ऐसी चीजों को या ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं रियल टाइम सिस्टम्स। A dash is a signal generated by the hardware device। अच्छा, यहाँ तीन चीजें बहुत कॉमन है, बहुत कंफ्यूजन होती है इंटरप्ट में, ट्रैप में और सिग्नल में। तो मैंने कोशिश की है इन तीनों को अलग अलग थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। वो चीज जो कौन जनरेट करता है? हार्डवेयर डिवाइस। यूजुअली किस लिए करता है कि कोई एक आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है, आपका कीबोर्ड हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, कोई भी और डिवाइस हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है। टू गेट द सीपीयूज अटेंशन, यानी वो सिग्नल जो किसी हार्डवेयर डिवाइस ने जनरेट किया और सीपीयू की अटेंशन लेने के लिए ऐसा उसने किया, उसको हम कहते हैं इंटरप्ट। ठीक है, यानी इस इंटरप्ट को इस हार्डवेयर के साथ रिलेट कर दीजिए कि इंटरप्ट इनफैक्ट क्या है? इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल है जो आपका हार्डवेयर डिवाइस जनरेट करता है। आमतौर पे कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है और वो किसी लिए करता है ताकि सीपीयू की अटेंशन ले सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ डैश इज एन एक्सेप्शन। अब यहाँ पे देखिएगा, वहां हमने बात की थी एक सिग्नल है जो हार्डवेयर ने जनरेट किया, यहाँ हम कह रहे हैं कि इनफैक्ट ये एक एक्सेप्शन है जो सॉफ्टवेयर ने जनरेट की है। ठीक है, ये दोनों में अपने फर्क याद रखना है। तो जो सॉफ्टवेयर ने एक एक्सेप्शन जनरेट की है, यानी आपने शायद पढ़ा हो कि समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, और ये क्या होता है? हमारा इन्फिनिटी होता है। तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो और कोई भी और आपने देखा होगा कि आप सॉफ्टवेयर जब लिखते हैं तो कोई एक्सेप्शन होती है, उसको आप हैंडल भी करते हैं। तो कोई ऐसी एक्सेप्शन जो सॉफ्टवेयर से जनरेट होती है और वो कोई ना कोई एरर जो है वो थ्रो कर सकती है, या किसी एरर की वजह से हो सकती है, ये यूजर की रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो ऐसी एक्सेप्शन को जो सॉफ्टवेयर जनरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रैप। दोबारा बता देता हूँ, हार्डवेयर ने कोई सिग्नल जनरेट किया तो वो क्या होगा? इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर ने कोई एक्सेप्शन जनरेट की तो वो क्या होगा? ट्रैप। इसको आप याद रखिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, आमतौर पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इनमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ डैश इज एन इवेंट। ये देखिएगा, तीसरी चीज आई इवेंट, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ, जनरेटेड टू गेट द अटेंशन ऑफ ए प्रोसेस। तो अब ये जो इवेंट आया है, ये अटेंशन लेनी है, लेकिन किसकी? सीपीयू की नहीं लेनी, बल्कि किसी प्रोसेस की हमें अटेंशन लेनी है। और एग्जाम्पल क्या है इसकी? फॉर एग्जाम्पल आप कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है? सिग्नल। कंट्रोल सी यूज करते हैं आप और मैं, तो हम लोग जब ये प्रेस करते हैं, इनफैक्ट तो ये क्या होता है? ये एक इवेंट है जो किसी प्रोसेस की अटेंशन के लिए जनरेट किया जाता है या होता है, और इसको हम क्या कहेंगे कि हमने इनफैक्ट एक सिग्नल दिया है अपने प्रोसेस को। ठीक है, तो ये तीनों का फर्क आपने याद रखना है। बाज़ औक़ात ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरप्ट, ट्रैप और सिग्नल जो है इनकी डिफरेंशिएशन लिखें या ये इनको डिफाइन करें, और एमसीक्यूज में पूछा जाता है ताकि एटलीस्ट आपके ज़हन में रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल प्रॉब्लम्स विद मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच। प्रॉब्लम्स हमें बतानी है, कुछ इसके फायदे भी हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के, कुछ इसके प्रॉब्लम्स भी हैं। तो हमें बताने हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। वेयर वी पुट सेवरल प्रोग्राम्स इन मेमोरी। अब जाहिर बात है मल्टी प्रोग्रामिंग है, वन मोर टाइम, तो इसका मतलब ये है कि काफी प्रोग्राम्स हम मेमोरी में डाल देते हैं। ये मेन मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे एट द सेम टाइम। तो जाहिर बात है ये कॉन्सेप्ट ही है। तो इसमें हमें प्रॉब्लम बतानी है कि क्या प्रॉब्लम है। फायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे हम बात करें, पहला है कि जी एक जो गलत प्रोग्राम होगा, ठीक है ना, कोई प्रोग्राम जो एक गलत होगा या उसमें कोई एरर होगा, वो क्या कर सकता है? किसी और प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देगा या उसका डाटा मॉडिफाई कर देगा। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी 4 प्रोग्राम्स थे सिस्टम में, कोई एक प्रोग्राम जो था वो उसमें कोई एरर था और उसने बाकी 3 प्रोग्राम में से किसी एक प्रोग्राम को या उसके डाटा को तब्दील कर दिया, छेड़छाड़ कर दी, मैनिपुलेट कर दिया। मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है। तो ये बात भी बाजार तो ठीक लग रही है। अब फाइल में ओवरराइट अनदर फाइल, ये भी हो सकता है। यानी एक प्रोसेस ने किसी और फाइल को जो कि उसको ओवरराइट नहीं करनी चाहिए थी, या उसका ही कोई डेटा है और साथ में जो दूसरा प्रोसेस रन हो रहा है उसके ऊपर भी कोई डेटा या उसकी फाइल है, तो पहले प्रोसेस की फाइल ने दूसरे प्रोसेस की फाइल को या उसके फोल्डर को ओवरराइट कर दिया, तो दूसरे प्रोसेस का डेटा तो लॉस हो गया। ये भी पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है ऐसा हो जाए, गलती से भी हो जाए। या अ प्रोसेस में गेट द सीपीयू एंड नेवर रिलिंक्विश इट। यानी 4 प्रोसेस चल रहे थे, एक प्रोसेस ने सीपीयू ले लिया, अब उसको छोड़ ही नहीं रहा, तो क्या होगा? बाकी 3 प्रोसेस, जिसको हम कह सकते हैं कि मुंह देखते रह जाएंगे कि सीपीयू मिले तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ 3 ऐसे इश्यूज हैं जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग में आ सकते हैं, या इनमें से कोई भी आ सकता है। दीज कुड बी दी पॉसिबल प्रॉब्लम्स जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग में आ सकते हैं। तो इन आवर गिवन क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव गिवन ऑप्शंस, ये हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन या राइट आंसर होगा इन दिस केस द प्रॉब्लम्स फॉर मल्टी या प्रॉब्लम्स विद मल्टी प्रोग्रामिंग।
To prevent users from performing illegal input-output operations, OS defines all input-output instructions to be dash instructions. यानी OS चाह रहा है कि आप या मुझे एज ए यूजर प्रिवेंट कर सके कि आपको इलीगल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ना करें। तो आपने पढ़ी नहीं है, हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके दो मोड्स होते हैं, एक यूजर मोड होता है और एक प्रिविलेज मोड होता है। तो आम तौर पे जितनी जो स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज ए यूजर, तो उनका मोड कौन सा होता है? यूजर मोड होता है। और वो इंस्ट्रक्शंस जो कि सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एग्जीक्यूट करता है, वो किस मोड में चलती हैं? प्रिविलेज मोड में चलती हैं। इसका मतलब कि अगर सीपीयू चाह रहा है कि कोई चीज इनलीगल ना की जाए और उसको वो प्रिवेंट करना चाह रहा है, तो इस तरह की सारी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस वो क्या बन जाएंगी, या ओएस उनको क्या बना देगा? प्रिविलेज्ड। क्वेश्चन नंबर 16, द रीजन इन द मेमोरी दैट अ प्रोसेस इज अलाउड टू एक्सेस। ये मेन मेमोरी की बात हो रही है, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि एक मेमोरी के अंदर कोई खास रीजन है, कोई खास एरिया है, बहुत बड़ी मेमोरी की एरिया है, फॉर इंस्टेंस उसमें खास ब्लॉक है, तो एक प्रोसेस को अलाउ किया जाता है कि आप इसको एक्सेस कर लीजिए, आप कर सकते हैं। तो ये इतना जो रीजन है वो आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या कहलाता है? प्रोसेस की एड्रेस स्पेस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन है बेसिकली एड्रेस स्पेस की कि मेमोरी रीजन के अंदर एक प्रोसेस को जो थोड़ी सी स्पेस एलोकेट करवाई जाती है कि पर्टिकुलर एरिया से लेकर पर्टिकुलर मेमोरी के एरिया तक वो मेमोरी एक्सेस कर सकता है वो प्रोसेस, तो ये एरिया क्या कहलाता है? प्रोसेस की एड्रेस स्पेस। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें बताना है कि एक प्रोसेस जो है जिसको लाया गया है एग्जीक्यूशन के लिए, उसको क्या चीजें जरूरत होती हैं? क्या प्रोसेस को सीपीयू का टाइम जरूरत होता है? जी बिल्कुल होता है। सीपीयू एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको एलोकेट किया जाएगा तो ही वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन की बात आपने ध्यान में रखनी है। क्या उसको मेमोरी की जरूरत होती है? ऑब्वियसली बात है, उसको मेमोरी की जरूरत होगी। मेमोरी में वो लोड होगा, उसको एक एड्रेस स्पेस मिलेगी, असाइन होगी, वो अपनी चीजें वहां लोड करेगा, यानी फाइल्स है, वेरिएबल्स हैं, स्टैक है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। थर्ड, क्या उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है एक प्रोसेस को? जी बिल्कुल पड़ती है। देखें, प्रोसेस ने कुछ इनपुट करना है यूजर से या प्रोसेस ने कुछ आउटपुट करना है, तो इसके लिए आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस जिसने एग्जीक्यूट होना है उसको सीपीयू भी एलोकेट किया जाए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको मेमोरी भी दी जाए, फाइल्स भी एलोकेट करवाई जाए, या उसको फाइल की स्पेस या मेमोरी भी एलोकेट की जाए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एक्सेस भी दी जाए, देन एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। सो ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं, या इन अदर वर्ड्स ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस या ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑप्शंस इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 18, main memory is a repository of quickly accessible data shared by the CPU and input output devices. हमने मेन मेमोरी यानी रैम की बात हो रही है यहाँ पे कि हमने पढ़ा हुआ है कोई एक बड़ी मेमोरी की एरे है, एक रिपोजिटरी है और वहां से क्विकली एक्सेस कर सकते हैं और वो डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं जो सीपीयू और डिवाइसेस जो हैं वो शेयर करते हैं आपस में। इट कंटेन्स दी, तो इस मेन मेमोरी के अंदर क्या हो सकता है? क्या सिर्फ कोड हो सकता है? कोड तो होता है जो एग्जीक्यूट होना है, जरूरी बात है वो कोड ही लाया जाएगा जिसने एग्जीक्यूट होना है। क्या उसके अंदर डेटा भी होता है या हो सकता है? जी बिल्कुल डेटा भी होगा, जरूर होगा। जरूरी बात है, आप अगर अपने प्रोग्राम की बात करें तो आप किसी के प्रोग्राम में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उनको कोड कह लीजिए या पीस ऑफ कोड होता है, साथ में ऑब्वियसली बात है कुछ डेटा भी होता है। आप अपने प्रोग्राम की बात कर लीजिए और बहुत सारे प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो एवरी प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद सम डेटा, तो दोनों चीजें हो सकती हैं और स्टैक भी इन्वॉल्व होता है। हर प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है उसके साथ स्टैक भी इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस के मेन मेमोरी जिसमें आप प्रोग्राम ला रहे हैं उसने एग्जीक्यूट होना है, तो उसमें कोड भी हो सकता है, डेटा भी इन्वॉल्व होगा और फिर स्टैक भी एसोसिएटेड होगा। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडरिंग द मेन मेमोरी द ओएस इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो हमें देखनी है कि ओएस कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है व्हेन इट कम्स टू मेन मेमोरी। तो पहली ऑप्शन है कीपिंग ट्रैक ऑफ यूज्ड एंड फ्री मेमोरी। तो ओएस सबसे पहला काम क्या करता है? वो देखता है कि आपके पास मेमोरी अवेलेबल कितनी है, उसमें से यूज कितनी हो गई है और बाकी फ्री कितनी पड़ी हुई है। इसलिए कि अगर उसने किसी और प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करवानी है जिसने एग्जीक्यूट होना है तो उसको पता हो कहाँ पे फ्री मेमोरी अवेलेबल है और ऐसा ना हो कि कोई यूज मेमोरी है उसके ऊपर कोई और प्रोसेस लोड कर दिया जाए। सेकंड, विच प्रोसेस आर टू बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी। ये भी बात ठीक है, उसको पता हो कि अगला प्रोसेस कौन सा है जिसको उसने लोड करना है, तो बात तो ये भी ठीक लग रही है। डिसाइडिंग हाउ मच मेमोरी इज टू बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। जाहिर बात है ये भी उसको पता होना चाहिए कि एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है तो उसकी डिमांड क्या है, उसको कितनी मेमोरी एलोकेट करवाई जाए या करवानी चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो दूसरे लफ्जों में अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो ये तीनों चीजें ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ओएस की एक्टिविटीज हैं कि ओएस ये देखता है कि कितनी मेमोरी अवेलेबल और कितनी फ्री है, नंबर 1। नंबर 2, किस प्रोसेस ने मेन मेमोरी में लोड होना है उसको मेन मेमोरी में लोड किया जाए ताकि वो एग्जीक्यूट हो। और नंबर 3, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, ये भी कौन करता है डिसाइड।
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ये जो इनपुट का आउटपुट का सिस्टम है हमारे यहाँ, ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। आपने पढ़ा होगा नंबर 1 कि ये कुछ बफर, कैशे या स्पूलिंग इस तरह की मेमोरी के ऊपर अवेलेबल होता है या डिपेंड करता है या उस पर मुश्तमिल होता है। एक नंबर 2 आपने पढ़ा होगा कि एक जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस होता है। और नंबर 3 अगर कोई खास हार्डवेयर हो या स्पेसिफिक हार्डवेयर हो तो उसका भी ड्राइवर आपको चाहिए होता है। तो एक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है वो इन तीनों चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश विच इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या एक सिस्टम प्रोग्राम है जो क्या करता है, एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है बिटवीन एन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स पर्पस इज टू रीड यूजर इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स एंड एग्जीक्यूट देम। दूसरी चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि ये जो ओएस का एक छोटा सा प्रोग्राम है या एक छोटा सा सिस्टम है, ये इंटरफेस होने के साथ साथ यूजर्स की ये कमांड रीड करता है और यूजर के लिए ओएस से एग्जीक्यूट करवाता है या उनको एग्जीक्यूट करता है। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सब सिस्टम, एक ओएस का ऐसा सिस्टम प्रोग्राम जो ओएस और यूजर के दरमियान एक तो इंटरफेस के तौर पे काम कर रहा है और नंबर 2 यूजर की वो कमांड्स ले रहा है और उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, उनको एग्जीक्यूट करके यूजर को कुछ आउटपुट दे रहा है। तो ऐसा सिस्टम आपने पढ़ा होगा क्या कहलाता है, कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड इंटरप्रेट, और यूनिक्स में इसको शेल भी कहा जाता है। तो आपने विंडोज में पढ़ा हुआ है, इसको आप कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड इंटरप्रेटर, और इसको CLI भी आप कह लेते हैं, और यूनिक्स में इसको शेल के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22, डैश प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड द ओएस। यानी कोई एक चीज है जो एक प्रोसेस के दरमियान और एक ओएस के दरमियान क्या करती है, इंटरफेस प्रोवाइड करती है। तो असल में क्या है, एक सिस्टम कॉल ऐसी होती है या एक सिस्टम कॉल जो होती है वो दरअसल आपके प्रोसेस और आपकी ओएस के दरमियान क्या करती है, इंटरफेस के तौर पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ स्ट्रक्चर आपने पढ़े हुए हैं, 3-4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ओएस के, उसमें सिंपल भी है, लेयर्ड भी है, माइक्रो कर्नल भी है। हमें कहा गया कि इनवैलिड इसमें से कौन सा है, तो रैंडम एक्सेस स्ट्रक्चर कोई भी नहीं होता। यानी इसमें जो ऊपर 3 दिए हुए हैं ये बिल्कुल वैलिड स्ट्रक्चर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, सिंपल या मोनोलिथिक, लेयर्ड अप्रोच या लेयर्ड स्ट्रक्चर और माइक्रो कर्नल्स। इसके अलावा आपने वर्चुअल मशीन्स भी पढ़ी होंगी और एक आध स्ट्रक्चर और पढ़ा होगा, लेकिन रैंडम एक्सेस नाम की कोई स्ट्रक्चर ओएस के केस में नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट या डिजायर्ड ऑप्शन इन दिस केस। 24 है, in Unix when you log in the system places you in a directory called your dash directory, also called the login directory। यानी जैसे ही आपने यूनिक्स में, लाइनक्स में लॉग इन किया तो लॉग इन करने के बाद सिस्टम आपको किसी एक डायरेक्टरी में प्लेस करता है। ठीक है, वो डायरेक्टरी क्या कहलाती है, उसका दूसरा नाम क्या है, लॉग इन डायरेक्टरी है। तो आपने पढ़ा होगा कि वहां पे होम की एक डायरेक्टरी होती है जिसको ये कहा जा सकता है कि जब आप लॉग इन करते हैं या कोई भी यूजर लॉग इन करता है तो एक्चुअली वो होम की डायरेक्टरी में चला जाता है, या ये डायरेक्टरी उसकी लॉगिन डायरेक्टरी भी कहलाती है। तो होम इज द राइट ऑप्शन। रूट, लिब और टेम्प ये पर्टिकुलर कुछ और काम करती हैं, यानी लॉगिन के लिए ये डायरेक्टरी यूज नहीं होती, या लॉगिन करने के बाद इन डायरेक्टरीज को यूजर के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होती। यूजर जब लॉगिन करता है तो वो अपनी होम या लॉगिन की डायरेक्टरी में ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन यूनिक्स यू कैन रेफर टू योर करंट डायरेक्टरी बाय अ पर्टिकुलर सिंबल और द पेरेंट ऑफ योर करंट डायरेक्टरी बाय यूजिंग अनदर सिंबल। यानी आप किसी करंट डायरेक्टरी में हैं तो वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिस करंट डायरेक्टरी में आप हैं उसके पेरेंट भी कोई डायरेक्टरी होती है। आपको पता है यूनिक्स में या लाइनक्स में हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, यानी एक आपकी डायरेक्टरी है फिर उसके ऊपर एक पेरेंट डायरेक्टरी भी है। ठीक है, ऐसे करते करते आप रूट तक जा सकते हैं। यानी अगर ये फॉर एग्जांपल कुछ सिलसिला ऊपर भी जा रहा है तो there'll be a root directory on the top of everything, इसी ट्री में, इसी स्ट्रक्चर में। तो आपकी जो डायरेक्टरी है एक तो उसको बताना है कि वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी है उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लाइनक्स में जो डायरेक्टरी करंट होती है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट का सिंबल यूज करते हैं उसके लिए, और करंट की जो पेरेंट डायरेक्टरी होती है उसको आप डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले करंट के लिए एक डॉट और पेरेंट के लिए डबल डॉट। तो ऑप्शन 1 आपकी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ प्रोसेस चेंजेस इट्स स्टेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। जारी बात है, एक प्रोसेस जो है वो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान अपनी स्टेट जो है वो चेंज करता है, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे डिफरेंट स्टेट्स हैं उसकी हो सकती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस स्टेट्स, यानी बताना है हमें कि नीचे कुछ ऑप्शंस देनी है, इसमें से एक प्रोसेस की सही स्टेट्स कौन सी होती हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा इनका बेसिक आइडिया भी पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पैसिव कोई स्टेट नहीं होती। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो अगेन यहाँ पैसिव है, ये भी नहीं हो सकती, और ये भी देखें यहाँ पे भी नहीं हो सकती। और वैसे अगर आपको डेफिनेशन पता है तो भी आप देख सकते हैं प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो न्यू स्टेट में होता है, उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो रनिंग में होगा। अगर वो किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट कर रहा है तो वेटिंग स्टेट में होगा। रेडी क्यू में पड़ा होगा तो प्रोसेस रेडी होगा, और जब अपनी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर देगा तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में होगा। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी जरूर ध्यान में रखिएगा, ये 5 स्टेट्स हैं एक प्रोसेस की, और 5 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं कि एक प्रोसेस की 5 स्टेट कौन सी हैं। तो इसको इस तरह से भी ध्यान में रखिएगा। आपकी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपकी सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन जो है वो भी साथ ही इन पैरेलल होनी चाहिए और हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 27, the switching of the CPU from one process to another requires saving the context। ठीक है, आप CPU स्विच कर रहे हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को दे रहे हैं, ये कुछ काम आप कर रहे हैं, स्विचिंग कर रहे हैं। आप अपने CPU को एक प्रोसेस से ले रहे हैं और दूसरे प्रोसेस को दे रहे हैं, और ये प्रोसेस जो है क्या करता है जी, करंट प्रोसेस एंड लोडिंग द स्टेट ऑफ द न्यू प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड। यानी कोई एक ऐसा मरहला है जिसमें आप एक प्रोसेस से CPU ले लेते हैं और उस प्रोसेस की स्टेट को आप सेव कर लेते हैं, और किसी और प्रोसेस को आप लोड करते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट होने देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है जी, स्विचिंग से अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, यहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं, यानी इस स्विचिंग को इसके साथ रिलेट करके देखिए। और ये डेफिनेशन भी है, यानी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, अब उससे CPU लेना है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस की स्टेट को सेव करते हैं, और आपके पास PCB एक रजिस्टर होता है जिसमें आप सारी डिटेल्स सेव करते हैं, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसमें उस प्रोसेस की स्टेट, उसके स्टैक, उससे रिलेटेड डेटा, मेमोरी, एड्रेस स्पेस वगैरह, ये सारी चीजें आप उसमें सेव कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एक नया प्रोसेस अगर लोड होना है तो उसको लोड कर देते हैं, और अगर कोई पुराना प्रोसेस जो पहले से जिससे आपने CPU लिया था उसको दोबारा लोड करना है तो फिर उसका PCB जिस स्टेट पे वो सेव हुआ था उसी स्टेट पे दोबारा उसको क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा, और उसकी डिटेल के वो किस स्टेट में सेव हुआ था उसके PCB के अंदर पड़ा होगा। जैसे अभी आपने इसे CPU लिया है तो आपने इसकी स्टेट भी कहां सेव कर दिया है, PCB के अंदर, ताकि दोबारा जब इसको आप रिज्यूम करें तो ये अपनी स्टेट से ही वहीं से चलना शुरू हो जहां से इसे आपने CPU लिया था। ये सारा मरहला कि एक प्रोसेस से CPU लेना है, दूसरे प्रोसेस को देना है और उसने एग्जीक्यूट होना है, ये क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। Question number 28. A contemporary computer system maintains many scheduling queues. Which of these queues is or valid? एक मॉडर्न कंप्यूटर के पास डिफरेंट टाइप की क्यूज हो सकती हैं और होती हैं। हमें बताना है कि इनमें से वैलिड कौन सी हैं। कुछ हो सकता है गलत लिखी हुई हो, कुछ 1-2 ठीक हो, हमें देखना होगा। पहली है जॉब क्यू। तो हमने इससे पहले बात की है कि इसको जॉब पूल भी कहा जाता है। जॉब क्यू क्या चीज होती है कि आपकी जितनी जॉब्स या जितने प्रोसेसेस वो सिस्टम में आ रहे हैं वो सारे कहाँ रखे जाते हैं, जॉब पूल के अंदर या जॉब क्यू के अंदर। तो ये तो वैलिड है। आगे देखिए आपकी क्या है, रेडी क्यू। तो रेडी क्यू वो होती है जिसमें से प्रोसेस सिलेक्ट करके CPU दिया जाता है, और कौन से प्रोसेस यहाँ आते हैं जो पहले जॉब क्यू में या जॉब पूल में अवेलेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये है पहले प्रोसेस यहाँ पे आए, वहां से हम इनको उठा के या OS उठा के कहाँ ले गया, रेडी क्यू के अंदर। तो ये भी एक क्यू वैलिड है। थर्ड है जी डिवाइस क्यूज। ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो उन्होंने अपनी कुछ बर्स्ट टाइम स्पेंड कर ली है या एग्जीक्यूशन कर ली है और उसके बाद वो वेट कर रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस का। और ये भी मुमकिन है कि कुछ प्रोसेस अभी वेट कर रहे हैं, कुछ प्रोसेसेस ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कैप्चर किया हुआ है या यूज कर रहे हैं और बाकी भी वेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है वो प्रोसेसेस जो किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट कर रहे हैं अभी, वो किस में रखे जाएंगे, डिवाइस क्यू के अंदर। इसका मतलब ये जो तीनों क्यूज मेंशन किए हुए हैं, जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू, ये तीनों क्या हैं, वैलिड क्यूज हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 29. The dash, also called the job scheduler, selects which process should be brought into the ready queue from the job pool. तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि जॉब पूल के अंदर पहले जॉब्स या प्रोसेस आए और उसके बाद फिर उनको सेलेक्ट करके रेडी क्यू में डाला गया। OS ने ऐसा काम किया। जो सिस्टम या जो पार्ट ऑफ OS ये वाला काम करता है कि प्रोसेसेस को जॉब पूल से उठा के रेडी क्यू में डालेगा, उसका एक नाम जो है वो जॉब स्केड्यूलर है। दूसरा नाम पूछा गया कि वो क्या है, तो ये असल में क्या होता है, आपका
लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, इसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर या फिर जॉब स्केड्यूलर। तो सी ऑप्शन जो वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है द डैश आल्सो कॉल्ड द सीपीयू स्केड्यूलर। अच्छा, वो जॉब स्केड्यूलर था, ये सीपीयू स्केड्यूलर है, थोड़ा सा आपने फर्क रखना है इनमें। सेलेक्ट्स, ये बेसिकली क्या करता है जी, सेलेक्ट्स व्हिच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स द सीपीयू। इसका मतलब ये था कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ने क्या किया, जॉब पूल में से प्रोसेस निकाले और रेडी क्यू में डाल दिए। तो अब सीपीयू स्केड्यूलर जो है वो क्या करेगा, जो रेडी क्यू में प्रोसेस आए हैं उनको सीपीयू एलोकेट करवाएगा। और ये इसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। यानी शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर या सीपीयू स्केड्यूलर एक ही है, दो नाम है इसके। ये क्या करेगा, जो प्रोसेस रेडी क्यू में है उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा और सीपीयू या रिसोर्सेज एलोकेट करवा देगा ताकि वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कर ले। इन दोनों के एमसीक्यूज को भी अपने ज़हन में रखना है। 3 या 5 नंबर के सवाल में भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर में या जॉब और सीपीयू स्केड्यूलर में क्या फर्क है, तो आपको ये दोनों का फर्क पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है द फोर्क सिस्टम कॉल इज यूज्ड टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। ये हमें पता है कि फोर्क की सिस्टम कॉल हम यूज करते हैं चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज रिटर्न इन द केस व्हेन द फोर्क कॉल फेल्स। ऐसी सूरत हो सकती है कि फोर्क की हमने कॉल की और वो कॉल फेल होगी किसी भी वजह से, रीजन कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जब फोर्क की कॉल फेल होती है तो -1 रिटर्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 a dash instruction is executed to change the mode from user to kernel and give control to the operating system। एक खास तरह की इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट करनी पड़ती है कि यूजर से कर्नल मोड चेंज हो जाए या उस इंस्ट्रक्शन का मोड जो है वो चेंज हो जाए फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड, और कंट्रोल किसके पास चला जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो ट्रैप एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो ये काम करती है। ठीक है, हम कह सकते हैं A trap instruction is executed to change the mode from user to kernel। और trap के बाद क्या होता है, कंट्रोल फिर OS के पास चला जाता है। तो राइट ऑप्शन इज बी, trap। क्वेश्चन नंबर 33 है the fork system call is used to create a child process। What could be the valid reasons when the fork fails। अभी हम वही बात कर रहे थे कि कुछ रीजंस होंगी कि fork की जो कॉल है वो किसी वजह से फेल हो सकती है। वो क्या रीजंस हैं वो हम देख लेते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो सकती है कि उस यूजर को जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने की इजाजत होगी वो हमने ऑलरेडी कर ली है एज ए यूजर। मैंने और आपने अगर 5 प्रोसेस हमें क्रिएट करने की इजाजत थी तो हम 5 कर चुके, ये भी हो सकता है। उसके बाद हमने 4 कॉल की तो 5 की इजाजत थी, 5 हम कर चुके तो 4 फेल हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि हमें उस सिस्टम में भी एक नंबर ऑफ प्रोसेसेस मैक्सिमम की लिमिट होगी और वो हमने, मिसाल लेते हैं, वो हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, तो फिर भी क्या हुआ, 4 फेल होगी। और तीसरा क्या हुआ, ये भी हो सकता है कि देखें OS ने कुछ प्रोसेसेस को स्वैप आउट करना होता है, कुछ को स्वैप इन करना होता है, और इसके लिए वो स्पेस यूज करता है पर्टिकुलरली जिसको वो कहता है स्वैप स्पेस। मुमकिन है इतनी स्वैप स्पेस अवेलेबल ना हो। तो ये तीनों रीजंस हो सकती हैं, तीनों में से कोई एक ऑप्शन भी हो सकती है। तो यहाँ के केस में हम कह सकते हैं कि जी ये तीनों ऑप्शंस हो सकती हैं, या तीनों में से कोई भी अगर एक होती है तो फोर्क सिस्टम कॉल फेल हो जाएगी। 34 है which of the following provides a mechanisms to allow processes to communicate and synchronize their actions without sharing the same address space। कोई एक तरीकाकार है, कोई एक मैकेनिज्म है जिसकी बात हो रही है। ये क्या करता है, प्रोसेसेस को अलाउ करता है कि वो आपस में कम्युनिकेशन भी कर लें, सिंक्रोनाइजेशन भी कर लें एक दूसरे के एक्शंस की। यानी प्रोसेस 1 को एक्शन ले रहा है, प्रोसेस 2 को बता देगा, वो को एक्शन ले रहा है, प्रोसेस 1 को बता देगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है वो अपनी याद रखें, विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। यानी प्रोसेस एक दूसरे की एड्रेस स्पेस शेयर नहीं कर रहे, दोनों की अलग अलग एड्रेस स्पेस है। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें 2 प्रोसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हो और एक दूसरे की एड्रेस स्पेस भी शेयर ना कर रहे हो, बल्कि अपनी अपनी एड्रेस स्पेस में रह रहे हो, तो ये किसकी डेफिनेशन है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या IPC, उसकी ये बेसिक डेफिनेशन है। 35 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इस लफ्ज को आपने ज़हन में रखना है क्योंकि इससे कुछ फर्क वाक़ हो जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा फर्क है। 2 processes can communicate only if they share a dash। बात ये हो रही है कि जब आप इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे तो 2 प्रोसेसेस हैं, उन्होंने आपस में बात करनी है, तो वो कब कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि 2 प्रोसेस जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे वो उस सूरत में कर सकते हैं जब दोनों के पास एक शेयर्ड मेल बॉक्स होगा या एक शेयर्ड मैसेज क्यू होगी। इफ दे शेयर्ड अ मैसेज क्यू और मेल बॉक्स। 36 है which of these are valid Unix inter-process communication tools।
कि कौन से टूल्स अवेलेबल हैं यूनिक्स में जो कि आईपीसी जिनके थ्रू हम कर सकते हैं, यानी दो प्रोसेसेस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो पाइप्स भी हैं, नेम्ड पाइप्स या फाइफोस भी हैं, BSD सॉकेट्स भी हैं और कुछ और 2-3 टूल्स भी हैं, लेकिन यहाँ के केस में ये तीनों हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। 37 है द डैश सिस्टम कॉल क्रिएट्स अ पाइप एंड रिटर्न्स 2 फाइल डिस्क्रिप्टर, यानी कोई एक सिस्टम कॉल है और वो हम कह रहे हैं कि ये क्या करेगी जी, 2 काम करेगी। एक तो पाइप क्रिएट करेगी, ठीक है, 2 प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए एक तो पाइप ही जनरेट क्रिएट कर देगी और 2 फाइल डिस्क्रिप्टर जो है वो हमें रिटर्न करेगी, एक रीडिंग के लिए और एक फिर राइटिंग के लिए। तो हमें बताना है कि ये कौन सी सिस्टम कॉल है। तो आपने पढ़ा होगा पाइप की जो सिस्टम कॉल है बेसिकली वो ये काम करती है, एक तो वो 2 प्रोसेसेस के लिए एक पाइप या एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर देती है एक, और दूसरा वो फाइल डिस्क्रिप्टर भी रिटर्न करती है या बताती है आपको कि जो रीडिंग एंड होगा पाइप का या वो प्रोसेस जो रीडिंग एंड पे होगा उसके लिए एक डिस्क्रिप्टर होगा और दूसरा डिस्क्रिप्टर उस प्रोसेस के लिए होगा जो पाइप के राइटिंग एंड पे होगा। तो यहां से राइट ऑप्शन क्या होगी आपकी सी, यानी पाइप सिस्टम कॉल। 38 है द पाइप सिस्टम कॉल फेल्स फॉर मेनी रीजंस, और यहां बताया गया कि वेरियस रीजंस की वजह से फेल हो जाती है। विच ऑफ दीज आर वैलिड रीजंस, इनमें से कुछ रीजंस गिवन है, वो मुझे आपको आइडेंटिफाई करनी है कि वो क्या हो सकती हैं। पहली तो ये है कि आपने या तो बहुत ज़्यादा फाइल्स क्रिएट कर दी हैं या बहुत ज़्यादा पाइप्स क्रिएट कर दी हैं सिस्टम में। पाइप जब क्रिएट होता है तो पाइप के पीछे याद रखिएगा एक्चुअली एक फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाता है, तो असल में ये फाइल ही है बेसिकली, या फाइल सिस्टम आप कह लीजिए कि दोनों प्रोसेसेस के पीछे जो है वो यूज हो रहा है या जिसकी वजह से ये पाइप क्रिएटेड है या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ है। तो अगर तो सिस्टम में हमने बहुत ज्यादा फाइल या पाइप्स ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हुए हैं या वो ऑलरेडी ओपन है, तो हो सकता है 5 की इजाजत हो और हमने 6ठे के लिए हमने रिक्वेस्ट की हो, तो फिर भी क्या हुआ, पाइप की कॉल फेल हो गई। दूसरा, बफर स्पेस इज नॉट अवेलेबल, जैसे वहां हमने कहा था कि स्वैप स्पेस इज नॉट अवेलेबल 4 के केस में, तो आप पाइप के केस में याद रखिएगा कि मुमकिन है कि बफर स्पेस इतनी अवेलेबल नहीं है। और थर्ड ये है कि उस टेबल में जिसमें फाइल स्टोर होती हैं या फाइल टेबल, उसमें जितनी एंट्रीज थी वो सारी ऑक्यूपाइड हैं, फुल हो गई हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप कोई नई फाइल आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप यानी पाइप के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकेगा ओएस, तो इस वजह से भी क्या होगा, पाइप की जो सिस्टम कॉल है वो फेल हो जाएगी। इन दिस केस हम कह सकते हैं जी कि ये तीनों वजूहात हो सकती हैं या तीनों में कोई एक भी अगर होती है तो पाइप की सिस्टम कॉल फेल हो जाएगी। तो एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, our fourth option is the desired option here. Question number 39. Which of these are valid options to create named pipes or FIFOs? हमें बताना है कि इन given options में से कौन सी correct option है आपने FIFOs create करने हो। तो पहली है, हमें पता है कि या तो हम MK नोड की सिस्टम कॉल यूज करके भी FIFO क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, हम MK FIFO की C की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कॉल है वो भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड, हमारे पास एक MK FIFO की कमांड भी होती है, वो भी यूज होती है। तो दर हकीकत ये जो तीनों ऑप्शंस गिवन है, ये तीनों में से कोई भी एक यूज हम कर सकते हैं FIFOs या नेम पाइप को क्रिएट करने के लिए। सो D इज द डिजायर्ड ऑप्शन, यानी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 40. Which of these are the normal file input output system calls that work with FIFOs? हमें बताना है कि ये जो 3 गिवन कॉल्स हैं या सिस्टम कॉल्स हैं या फंक्शंस आप कह लीजिए आसानी के लिए, तो इनमें से कौन सी एप्लीकेबल है FIFOs के साथ। तो आपने कुछ सिस्टम कॉल्स पढ़ी हुई हैं FIFO के साथ जो एसोसिएटेड हैं, उसमें आपने रीड भी पढ़ी हुई है और राइट भी पढ़ी हुई है, यानी जब आप कुछ पाइप से रीड करते हैं बफर में तो रीड की कॉल यूज करते हैं, और ऐसे ही अगर कोई प्रोसेस पाइप पे कुछ राइट करना चाहता है वो राइट की सिस्टम कॉल यूज करता है। हाँ, एक बात जो आपने याद रखनी है, इन दोनों के साथ जो फाइल डिस्क्रिप्टर हैं वो अपने अपने यूज होते हैं। रीड के साथ आपको पता है FD sub 0 यूज करते हैं, राइट के साथ FD sub 1 यूज करते हैं। सेकंड, क्लोज, तो क्लोज की भी हम जो है सिस्टम कॉल यूज करते हैं FIFOs के साथ, और अनलिंक ये भी करते हैं। एक चीज मैं और यहाँ बताता चलूंगा, क्लोज और अनलिंक ये दोनों तकरीबन आमतौर पर ये समझा जाता है कि दोनों FIFOs को क्लोज या रिमूव करने के लिए या डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा सा फर्क आपने जो याद रखना है वो ये है, आपने क्लोज की कॉल यूज की तो क्लोज की कॉल ने क्या किया, दोनों प्रोसेसेस के लिए वो इनएक्सेसिबल हो गई, लेकिन FIFO पीछे कहीं बैकएंड में पड़ी हुई है, यानी वो फाइल सिस्टम अभी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों प्रोसेस आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब दोनों प्रोसेस चूंकि FIFO का एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए दोनों प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते।
अलबत्ता जो अनलिंक की कॉल है ये बेसिकली क्या करती है, ये उस एक्चुअल फाइफो को डिलीट कर देती है या रिमूव कर देती है। ठीक है, तो ये इन दोनों का आपने फर्क याद रखना है, क्लोज का और अनलिंक का। तो फाइनली फिर हम कह सकते हैं कि रीड, राइट, क्लोज और अनलिंक ये चारों सिस्टम कॉल जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं फाइफोस के साथ। तो 1, 2 एंड 3 में हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो गिवन है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, सेलेक्ट द करेक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन द टॉप कमांड डिस्प्लेस इन यूनिक्स। एक कमांड होती है टॉप के नाम से, वो कुछ प्रोसेसेस के रिलेटेड कुछ चीजें डिस्प्ले करती है यूनिक्स के अंदर या लिनक्स में, उबंटू में आपने चलाई होगी, एक्सिक्यूट की होगी। तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करती है वो हमें देखना है। सबसे पहले तो वो ये डिस्प्ले करती है कि सिस्टम में आपके पास कितने प्रोसेसेस हैं जो रन कर रहे हैं और या एग्जीक्यूट कर रहे हैं या एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और उनका यूजेज क्या है सिस्टम का। एक दूसरा, सिस्टम इटसेल्फ वो कितनी देर से अप और रनिंग है, ये दूसरी चीज उसने बता दिया। तीसरी, सिस्टम के अंदर जो आपके पास मेन मेमोरी की अमाउंट है या कितनी अवेलेबल अमाउंट है ये बता दिया उसने। और कुछ 2-3 चीजें और भी वो डिस्प्ले करेगी आपकी टॉप की कमांड। तो इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 42, which of the following statements accurately describes a thread in the context of operating system। तो हमें थ्रेड की कोई बेसिक डेफिनेशन याद हो या एटलीस्ट हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करनी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता हो कि थ्रेड बेसिकली क्या चीज़ है। कुछ 2-3 चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं कि एक जो है थ्रेड क्या है, एक तो ये लाइट वेट प्रोसेस होता है जिसको आप LWP शॉर्ट लिख लेते होते हैं, और एक ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये स्मॉलेस्ट पीस ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन है, कुछ भी आप कह लीजिए। फिर एक प्रोसेस में जितने थ्रेड्स होते हैं वो सेम मेमोरी उस प्रोसेस की जो है वो यूज़ कर लेते हैं, सेम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ये शेयर कर लेते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक थ्रेड से रिलेटेड हैं। अभी हम डेफिनेशन में देखते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपकी बी ऑप्शन यही कह रही है कि एक तो ये लाइट वेट प्रोसेस है, ये लाइट वेट एग्जीक्यूशन यूनिट है। नंबर 2, ये शेयर कर रहे हैं जी किसको, सेम मेमोरी स्पेस को। और नंबर 3, ये क्या कर रहे हैं जी, शेयर कर रहे हैं किसको, रिसोर्सेज को, विच ईच अदर। जो थ्रेड्स हैं एक प्रोसेस के अंदर, सेम प्रोसेस है ना, तो एक प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ मेमोरी, रिसोर्सेज, ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। तो यही ऑप्शन है करेक्ट। ये थ्रेड की डेफिनेशन लिखी हुई है बेसिकली, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर्म हियर। क्वेश्चन नंबर 43, while creating a thread we use hypothetical function thread which takes 2 arguments, what are those या which of these arguments। आपने पढ़ा होगा कि आप थ्रेड का एक फंक्शन यूज करते हैं किसी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए, और ये जो फंक्शन है बेसिकली ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है एज ए पैरामीटर, आप उसको देते हैं। तो वो 2 आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं, तो एक आर्ग्यूमेंट तो वो फंक्शन होता है जिसके लिए आप ये थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा उस थ्रेड की जो आप न्यू थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं उसकी बेसिकली आप आईडी किसी एक वेरिएबल में डाल देते हैं या उसके लिए एक वेरिएबल पास करते हैं एज ए पैरामीटर कि जो नया थ्रेड क्रिएट हो आप उसकी आईडी रिट्रीव कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट ये वाले होते हैं। अगर आप अपनी ऑप्शन ए देखें तो वो ये कह रही है कि एक तो नेम ऑफ द फंक्शन और एक दूसरा वेरिएबल जिसमें आप क्या करते हैं थ्रेड की आईडी आपने लेनी होती है। तो यहां से आपकी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44, There are various models for mapping user level threads to kernel level threads। ठीक है, तो अपनी मैपिंग जरा ध्यान में रखनी है from user to kernel threads। Which of these is an invalid mapping। अब हमें वैलिड नहीं देखना बल्कि क्या देखना है, इनवैलिड मैपिंग हमें देखनी है। कुछ ध्यान में लाइएगा कि यूजर टू कर्नल लेवल जो मैपिंग है थ्रेड्स की वो तकरीबन 3 तरह की होती है। उसमें हमें देखना है कि कौन सी है जो चौथी यहाँ पे मेंशन है जो नहीं हो सकती। लेफ्ट साइड पे आपका यूजर है और राइट साइड पे आपका क्या कर्नल है। पहली ऑप्शन देखिएगा, मैनी टू वन, यानी मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स कैन बी मैप्ड इनटू वन कर्नल लेवल थ्रेड। तो ये बात तो ठीक लग रही है कि बहुत सारे यूजर के थ्रेड हम कर्नल के एक थ्रेड को मैप कर सकते हैं, तो दैट इज करेक्ट। अच्छा, सेकंड पूछा गया है कि एक यूजर लेवल थ्रेड एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ आप मैप कर सकते हैं, तो ये बात भी ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रू कंकरेंसी, ठीक है, या फुल कंकरेंसी। और थर्ड ऑप्शन ये है कि मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स कैन बी मैप्ड विद मेनी कर्नल लेवल थ्रेड्स, यानी ऐसा हो सकता है कि आपके पास 6 यूजर लेवल थ्रेड हो और 3 या 4 क्या हो कर्नल लेवल थ्रेड हो। ठीक है, बराबर भी हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। एक यूजर लेवल थ्रेड को आप ज्यादा कर्नल लेवल थ्रेड में मैप करें, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। ठीक है, दिस इज इनवैलिड। ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसमें यूजर का एक थ्रेड कर्नल के मल्टीपल थ्रेड्स में मैप करें हम। दिस इज एन इनवैलिड मैपिंग, और यही हमें यहां से फाइंड करनी थी। सो दिस इज समथिंग विच डज नॉट हैपन या विच इज नॉट ट्रू।
Question number 45. In the pipe system call, dash is the file descriptor for the read end of the pipe and dash is the file descriptor for write end of the pipe. तो इससे पहले हमने ये बात की है कि रीड एंड के लिए हमने कहा था कि फाइल डिस्क्रिप्टर जो है वो fd सब 0 होता है और राइट एंड के लिए fd सब 1 होता है। और अगर आप देखें तो ये बी ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले किसी क्वेश्चन में। तो ये दो फाइल डिस्क्रिप्टर होते हैं पाइप कॉल के अंदर। 46 है जी, अ रेडी क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज ए। हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और हमने ये बताना है कि अगर ओएस के कॉन्टेक्स्ट में हम रेडी क्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो हम किससे कर सकते हैं। क्या रेडी क्यू को FIFO क्यू के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। एक ट्री के साथ भी किया जा सकता है। एक अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट, यानी इसका कोई ऑर्डर नहीं है, उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है क्योंकि ये मेमोरी के ब्लॉक्स हैं और ये बेसिकली मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एलोकेट हुए होते हैं और हर ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के साथ कोई एक लिंक होता है। आपने डेटा स्ट्रक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा लिंक्ड लिस्ट को। तो असल में एक रेडी क्यू को आप इन तीनों तरीकों से जो गिवन है उनसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 47. The dash is a kernel module that takes control of the CPU from the current process and gives it to the process selected by the short-term scheduler. Context switch में हमने बात की थी कि एक प्रोसेस से CPU लिया जाता है, उसकी स्टेट सेव की जाती है और किसी और प्रोसेस को CPU दिया जाता है, उसी स्टेट से उसको रिज्यूम किया जाता है जो उसकी स्टेट सेव की थी जब पहली बार उससे CPU लिया गया था। और अगर कोई नया प्रोसेस होगा तो वो वहीं से या शुरू से ही चलना स्टार्ट करता है या एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है। तो ऐसा जो कोई पार्ट है, जो एक मॉड्यूल है कर्नल का, जो ये काम करवाता है कि एक प्रोसेस CPU लेके दूसरे प्रोसेस को देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पैचर। क्वेश्चन नंबर 48. अंडर नॉन प्रीएम्प्टिव scheduling, once the CPU has been allocated to a process, the process keeps the CPU until। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स में हमने पढ़ा है कि अगर CPU किसी एक प्रोसेस को एलोकेट करवाया गया तो उस प्रोसेस से CPU वापस नहीं लिया जाता जब तक वो प्रोसेस या तो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, अपना बर्स्ट टाइम पूरा करे, या फिर वॉलेंटरीली प्रोसेस CPU वापस कर दे। दो सूरतें हो सकती हैं, वरना आप दरमियान में इंटरप्ट नहीं कर सकते, आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। तो हमने बताना है कि नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में CPU जो है जब एलोकेट हमने कर दिया एक प्रोसेस को तो उसके पास ही रहेगा जब तक कि वो प्रोसेस क्या करे तो CPU वापस होगा, वो हमने इसमें से सिलेक्ट करना है। नंबर 1 बताया गया है कि ऐसा मुमकिन है कि वो प्रोसेस अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करके क्या चला जाए, वेटिंग में चला जाए। ऐसा अगर वो वॉलेंटरीली करता है प्रोसेस तो इसका मतलब यह है कि फिर CPU वो असल में वापस खुद ही दे रहा है। ये तो ठीक होगी बात। दूसरा, हमें पता है कि नॉन प्रीएम्प्टिव में अगर एक प्रोसेस अपना CPU बर्स्ट टाइम पूरा कर लेता है तो भी वो प्रोसेस CPU को वापस कर देता है वॉलेंटरीली। थर्ड, या फिर क्या हो, वो प्रोसेस खुद ही वॉलेंटरीली टर्मिनेट हो जाए तो भी क्या होगा, CPU वापस हो जाएगा। या वो प्रोसेस जब खुद टर्मिनेट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो CPU को या रिसोर्सेज को फ्री कर रहा है, स्पेयर कर रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हमारी डिजायर्ड ऑप्शन फिर क्या होगी? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। Question number 49. The interval from the time of submission to the time of completion. आपने प्रोसेस सबमिट किया या एक प्रोसेस सबमिट हुआ, वहां से लेकर जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इसके बीच जो सारा टाइम गुजरा, ये इंटरवल क्या कहलाता है? टर्न अराउंड टाइम। Question number 50. Which one of the CPU scheduling algorithm has the following characteristics? ये कुछ 3 खुसूसियात या एट्रीब्यूट्स बताए हैं। कोई एक खास स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, हमें ये इनको देख के बताना है कि ये किसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा देखते हैं जी। अभी पहला कहा गया है कि ये FIFO क्यू से इंप्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा कुछ ज़हन में आ रही है आपके, सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। सेकंड कहा गया है द CPU इज एलोकेटेड फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट एंटर्स द रेडी क्यू फर्स्ट। इसका मतलब है कि CPU उसको मिलेगा जो सबसे पहले एंटर हो रहा है। ये दो चीज़ें कुछ और चीज़ें भी बता रही हैं और तीसरी चीज बिल्कुल और इसको क्लू को क्लियर कर रही है। ये क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव है। यानी जिसकी बात हो रही है ये किस कैटेगरी का है? नॉन प्रीएम्प्टिव है। यानी इसमें हम CPU लेते नहीं है खुद से, बल्कि एक प्रोसेस खुद CPU छोड़ता है या स्पेयर करता है या रिलीज करता है जी। तो ये सारे जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये किसके हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS।
Question number 51. The dash is the CPU scheduling algorithm that associates the length of the next CPU burst. कोई एक एल्गोरिदम है जो टाई कर लेता है, एसोसिएट कर लेता है किस चीज को, कि CPU burst कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है. When the CPU is available, it is assigned to the process that has the smallest next CPU burst. इस सारी बात को मैं जरा दोबारा दोहरा देता हूँ. एक ऐसा scheduling algorithm है जो क्या करता है, हर प्रोसेस की नेक्स्ट जो बर्स्ट है उसकी लेंथ निकाल के उस प्रोसेस के साथ बंडल कर देता है, एसोसिएट कर देता है. एक काम वो ये करता है, यानी वो डिफाइन करता जाता है कि प्रोसेस 1 जो है उसकी नेक्स्ट CPU बर्स्ट कितने सेकंड्स की है, फॉर एग्जांपल 2 की कितने की है, 3 की कितने की है और 4 की कितने की है. इतना करने के बाद वो फिर क्या करता है, वो देखता है कि अगला जो मैंने एक प्रोसेस सेलेक्ट करना है जिसको CPU देना है वो कौन सा होगा जिसकी बर्स्ट टाइम इन सारे प्रोसेस में से जिसकी बर्स्ट टाइम क्या है, सबसे कम है. अगली बर्स्ट टाइम जिसकी सबसे कम है उसको CPU मिलना चाहिए. तो इस एल्गोरिदम को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. Question number 52. A major problem with dash algorithm is indefinite blocking or starvation. कोई एक एल्गोरिदम है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि indefinite, हमें नहीं पता कब तक ये ब्लॉकिंग हो जाती है. starvation का मतलब भी यही हो जाता है, ठीक है. असल तो लफ्ज़ इसका कहत साली होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इन द सेंस कि OS में जो प्रोसेसेस हैं वो वेट करते रहे और पता नहीं कब तक वेट कर रहे हैं, उनको सोर्सेज नहीं मिल रहे. तो ये क्या कर रहे हैं, वो स्टारवेशन हो रही है उनके साथ. तो कौन सा एल्गोरिदम है जिसका ये सबसे बड़ा मसला है कि जिसमें जो प्रोसेसेस हैं उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते, वो ब्लॉक रहते हैं या स्टार्व करते रहते हैं बेचारे बहुत देर तक. तो प्रायोरिटी स्केजुलिंग में ये प्रॉब्लम है. देखें ये लफ्ज़ जो है ना प्रायोरिटी, इसका मतलब ये है कि हम उन प्रोसेसेस को टाइम दे रहे हैं, CPU दे रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है. अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि एक सिस्टम में 5 प्रोसेसेस हैं, 2 हाई प्रायोरिटी की हैं, जो बाकी 3 हैं वो लो प्रायोरिटी के हैं. अच्छा वो 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, 2 प्रोसेस और आ जाते हैं वो भी हाई प्रायोरिटी के हैं, इतनी जैसे 1 और 2 की है, फिर CPU उनको मिल जाएगा. फिर 2 और आ गए या एक और आ गया जिनकी प्रायोरिटी क्या थी, हाई थी, यानी 1 और 2 के बराबर थी, फिर CPU उसको मिल गया. यानी 3, 4 और 5 वाले जो प्रोसेसेस हैं जिनकी प्रायोरिटी लो है वो बेचारे वेट करते जा रहे हैं. इसकी आसान मिसाल आप ये समझ लीजिए कि खुदा न खास्ता कभी आप सरकारी दफ्तर में जाएं और आपकी कोई सिफारिश नहीं है, तो जो लोग पर्चियां लेके आ रहे हैं उनके काम हो रहे हैं, कोई और पर्ची लेके आ रहा है, कोई और. पर मैं और आप जो बिल्कुल मेरिट पे गए हैं काम करने के लिए, शायद हम बेंच पे बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं. सो वी आर दी लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस जो कि क्या है, ब्लॉक्ड है, स्टार्व कर रहे हैं, और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ रहे हैं वो फिर एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम है किसका, प्रायोरिटी स्केजुलिंग का. क्वेश्चन नंबर 53 है, फॉर द गिवन प्रोसेसेस व्हाट इज द एवरेज वेट टाइम इन FCFS. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमें बताना है कि एवरेज वेट टाइम कितना आ रहा है गिवन प्रोसेसेस के लिए. P1, P2 और P3 इनका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 24, 3 और 3. माइक्रो सेकंड कर लें, नैनो सेकंड कर लें, कोई भी यूनिट बता दीजिए आप. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने चूंकि इनका एवरेज वेट टाइम निकालना है तो सबसे पहले इनका इंडिविजुअल वेट टाइम निकालते हैं. तो हम यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेते हैं वेट टाइम का, और देखिए हम एज्यूम करते हैं कि जो P1 है ये सबसे पहले आया और इसको CPU मिल गया. तो जब इसको CPU मिला तो इसका मतलब इसका अपना वेट टाइम शुरू में तो कुछ भी नहीं है, 0 सेकंड, 0 यूनिट आ गया. P2 ने उस वक्त तक वेट किया, चूंकि FCFS अगेन क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है. आप CPU नहीं ले रहे जब तक कि वो प्रोसेस खुद CPU रिलीज नहीं कर रहा या CPU को फ्री नहीं कर रहा. तो उसका मतलब यह है कि 24 सेकंड के लिए या 24 यूनिट टाइम के लिए P1 चलता रहा और P2 ने वेट किया. तो P2 को 24 सेकंड के बाद CPU मिला. तो P2 ने दरअसल 24 सेकंड वेट किया. 24 सेकंड के बाद P2 चला 25 सेकंड, 26 सेकंड एंड 27 सेकंड तक, यानी 3 सेकंड उसने अपना बर्स्ट टाइम पूरा किया. तो जब 27 सेकंड गुजर चुके सिस्टम में तब जाके P3 को CPU मिला. अब हम क्या करते हैं, तीनों का वेट टाइम आ गया तो हम इनको ऐड कर लेते हैं एवरेज निकालने के लिए और 3 पे डिवाइड कर देते हैं. तो यूं ये बना 51/3 और एवरेज वेट टाइम कितना बना, 17. और ये हमारा क्या है जी, ऑप्शन डी है. Question number 54. Designed especially for the time sharing systems, round robin uses a time slice called. ये तो मेरे ख्याल में आपने क्विकली बता दिया है कि राउंड रॉबिन जो है वो क्या करता है, टाइम शेयरिंग है, और ये एक टाइम स्लाइस जो है ना ये शेयर कर देता है सबके साथ. ये जो टाइम छोटा सा वो निकालता है और सबके साथ फिक्स टाइम शेयर करता है, इसको राउंड रॉबिन क्या कहता है, क्वांटम टाइम. क्वांटम टाइम, या खाली इसको क्वांटम में लिखें तब भी ठीक है. राउंड रॉबिन एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, एक खास वक्त के लिए ये सब प्रोसेसेस को CPU एलोकेट करता जाता है
और ये टाइम स्लाइस सबके लिए कांस्टेंट है, इसको वो क्या कहता है? क्वांटम। क्वेश्चन नंबर 55, द डैश हैज हायर एवरेज टर्न अराउंड देन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बट अ बेटर रिस्पॉन्स। तो राउंड रॉबिन के बारे में ये कहा जाता है आमतौर पे कि राउंड रॉबिन का शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम से एवरेज टर्न अराउंड टाइम तो हाई है लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा है। आप जरा सोचिएगा कि रिस्पॉन्स क्यों अच्छा है जबकि उसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम तो हाई है। आप जरा सोचिएगा और फिर वीडियो को कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कि आपके ज़हन में क्या आता है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ से आपकी ऑप्शन जो है वो डी सही है, राउंड रॉबिन है। क्वेश्चन नंबर 56, अ मल्टी लेवल क्यू scheduling algorithm partitions the ready queue into several parts। यानी ये जिसकी बात हो रही है मल्टी लेवल क्यू scheduling, ये क्या करता है? आपकी जो रेडी क्यू है ना, इसको पार्टीशन कर देता है, यानी डिफरेंट क्यूज बना देता है। आपकी जो रेडी क्यू है इसको डिवाइड करके 3, 4, 5 क्यूज बना देता है। प्रोसेसेस आर परमानेंटली असाइन्ड टू वन क्यू। अब वो देखता है कि कितने प्रोसेसेस थे जो पहले किधर थे? रेडी क्यू में थे। अब जो उसने सेपरेट करके अलग अलग बनाई है 3, 4, तो अब वो देखेगा कि इस प्रोसेस को किस क्यू में डालना है। आमतौर पर ये कुछ चीजें चेक करता है ताकि प्रोसेस को किसी खास रेडी क्यू में डालता जाए। कोई ना कोई तरीका तो होगा ना उसका। यानी पहले एक बड़ी सी रेडी क्यू थी, वहां से प्रोसेस उसने निकाले और उसके बाद फिर क्या किया, डिफरेंट क्यूज उसने बनाई और उनके अंदर उन प्रोसेसेस को डालना है। तो क्या चीजें वो देखेगा कि उसके बाद डिसाइड करे कि किस प्रोसेस ने किस क्यू में जाना है। तो उसके लिए वो चीजें चेक करता है ये एल्गोरिथम। एक तो मेमोरी साइज चेक करता है, एक वो देखता है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी कौन सी है। यानी मुमकिन है रेडी क्यू में 5 प्रोसेस हों तो जो 2 प्रोसेस हैं जिनकी प्रायोरिटी 1 है उनको किसी एक क्यू में डाल देगा, बाकी किसी को किसी और में, और इसी तरह से। और थर्ड ये भी देखता है कि प्रोसेस की टाइप क्या है। ठीक है, ये 3 चीजें देखता है। उसके बाद जो मल्टी लेवल क्यू scheduling है ये फिर प्रोसेसेस को रिलेटिव क्यूज में डालता जाएगा। आप यहाँ से भी अगर आप देखें ना, मल्टी लेवल क्यू, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा क्यूज होंगी। Question number 57, a situation where several processes access and manipulate the same data। कोई एक सिलसिला है, कोई एक तरतीब है, कोई एक काम है, मरला है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस क्या कर रहे हैं, कोई एक सेम डेटा है उसको एक्सेस भी कर रहे हैं और मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, यानी छेड़छाड़, चेंज, तब्दीली, एडिट, ये कुछ काम कर रहे हैं कंकरेंटली, सिमल्टेनियसली, एक साथ। एंड द आउटकम ऑफ द मैनिपुलेशन, और इसका जो रिजल्ट है इस तब्दीली का, डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द एक्सेस टेक्स प्लेस। रिजल्ट क्या आएगा? डिपेंड करता है कि प्रोसेसेस ने किस तरतीब से, ठीक है, किस तरतीब से इनको एक्सेस किया। ये सारी सिचुएशन जो है ये क्या कहलाती है? रेस कंडीशन। ये आपने पढ़ी है कि रेस कंडीशन दरअसल इस फिनोमेना का नाम है कि अगर सेम डेटा को मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं तो जिस तरतीब से प्रोसेसेस उसको एक्सेस करके मैनिपुलेट कर रहे हैं वही रिजल्ट एक्चुअली उसके ऊपर आएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? रेस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आपने पढ़ी हुई है कि इनफैक्ट कुछ शेयर्ड वेरिएबल, फाइल, डेटा कुछ भी हो सकता है जो मल्टीपल प्रोसेसेस कंकरेंट एक्सेस करते हैं और उनको फिर एडिट या मैनिपुलेट करते हैं तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो असल में तो वो जो शेयर्ड वेरिएबल जो डेटा है वो क्या है? हमारा क्रिटिकल सेक्शन है और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो इनके कुछ सोल्यूशन भी आपने पढ़े होंगे, तो हमें सिर्फ बताना है कि ये दिए गए सोल्यूशंस हैं इनमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो नॉट वैलिड। तो हमें नॉट वाला पिक करना है। तो हमने पढ़ा है कि क्रिटिकल सेक्शन के सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन भी हैं, हमने पढ़ा है कि क्रिटिकल सेक्शन के हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन भी हैं, हमने ये भी पढ़ा है कि ओएस बेस्ड सोल्यूशन भी हैं, लेकिन हमें पता है कि फर्मवेयर बेस्ड सोल्यूशन कोई नहीं है और यही हमें पिक करना है। ठीक है, इट्स नॉट अ वैलिड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 59, अ सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स। जो क्रिटिकल सेक्शन का हम सोल्यूशन बनाते हैं, लिखते हैं, प्रपोज करते हैं या स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी एक सोल्यूशन जो हम कहते हैं या कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन का सोल्यूशन है तो उसको कम से कम 3 चीजें पूरी करनी चाहिए या 3 कंडीशंस पे पूरा उतरना चाहिए। उसमें जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या होती है हमारे पास कि उस सोल्यूशन को म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए या वो सोल्यूशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी करे। नंबर 2, उसमें
प्रोग्रेस या प्रोग्रेस की कंडीशन को वो फुलफिल करता हो, और नंबर 3 वो बाउंडेड वेटिंग की कंडीशंस को भी फुलफिल करता हो। और यहां से ये फिर हमारी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एंड फाइनली our last question, question number 60. If process PI is executing in its critical section, then no other process must be executing in its critical section. आप फॉर इंस्टेंस कह लीजिए कि वो कोई PI प्रोसेस है, अगर ये PI प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन जिसमें कोई और प्रोसेस वो अपना क्रिटिकल सेक्शन ना एग्जीक्यूट कर रहा हो, ये स्टेटमेंट कौन सी कंडीशन, जो 3 कंडीशन हमने अभी पढ़ी थी कि जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स के लिए एक सॉल्यूशन को फुलफिल करना जरूरी है, तो दी गई जो ऊपर कंडीशन है इन्वर्टेड कॉमास में, वो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करे और दूसरा उस वक्त या कोई और प्रोसेस वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में ना जाए, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। 2 चीजों के बारे में म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये हो सकती है, मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ, या दिन हो सकता है या रात हो सकती है। यानी आप ये कह लीजिए डे एंड नाइट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दोपहर के 11 बजे हैं तो वो दोपहर के 11 बजे होंगे, वो दिन होगा, उस वक्त रात नहीं आप कह सकते। और जब रात होगी तो रात होगी, आप उसको दिन नहीं कह सकते। तो एक वक्त में या तो दिन होगा या फिर क्या होगी, रात। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि अगर एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो दूसरा बिल्कुल नहीं कर सकता, ये इस चीज की गारंटी है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 61 है, when a process has undivided access to shared piece of code, then no other process can execute the shared code. यानी एक प्रोसेस है, उसने कहीं shared piece of code एक्सेस किया हुआ है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि no other process can execute the shared code. कोई और प्रोसेस जो है वही शेयर कोड एक्सेस नहीं कर रहा होगा। आपको याद होगा इस शेयर कोड को हमने कहा था ये हमारा क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। तो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एक्सेस कर रहा हो, जबकि दूसरा प्रोसेस या कोई भी और प्रोसेस वो अपना क्रिटिकल सेक्शन या शेयर पीस ऑफ डेटा कोड एक्सेस ना करे, तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी किसकी होती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। ठीक है, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि एक प्रोसेस शेयर डेटा, शेयर फाइल, शेयर कंटेंट, शेयर पीस ऑफ कोड एक्सेस करे या कर रहा हो, उस दौरान बाकी कोई भी और प्रोसेस जो है वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता या उसको नहीं करना चाहिए। तो सी यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज द राइट ऑप्शन। 62. The critical section is a place where certain shared structure is updated. Its solution requires certain precautions. One of them is to access the critical section by one process at a time only. What this condition is termed as. इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन मैंने चाहा कि इसको भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसकी स्टेटमेंट ये कह रही है बिल्कुल कि एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरे प्रोसेस को अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए हाईलाइटेड, अगर आप टेक्स्ट देखें, एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस को अपना क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं करना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। ठीक है, उसी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 63 है, in Unix, Linux by default the standard output file is attached to the। आपने पढ़ा होगा कि इनपुट आउटपुट के लिए यूनिक्स में क्या होता है, बैकएंड पे कोई फाइल सिस्टम क्रिएट होता है। तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो बेसिकली जो फाइल है वो किस डिवाइस के साथ अटैच होती है? आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के साथ या डिस्प्ले डिवाइस के साथ। 64 है, द डैश कमांड इन Linux is used to copy files। तो आपने पढ़ा होगा cp की जो कमांड है वो यूज होती है कॉपी के लिए। तो यहाँ से आपकी बी ऑप्शन करेक्ट है, cp, और उसके बाद फिर आप फाइल का नाम देते हैं और उसके बाद फिर आप लोकेशन बताते हैं, तो यूं आपकी फाइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी हो जाती है। 65 है, इन द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डैश रिक्वायरमेंट इन द स्टेट्स। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, आपने जरा उनको फोकस करना है, उसके बाद फिर हम देखते हैं इससे क्या मतलब है। स्टेटमेंट ये कह रही है कि इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड सम प्रोसेसेस विश टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शंस। यानी यहाँ तक आप कर लेते हैं कि इस वक्त आप ये समझ लीजिए 4 प्रोसेसेस हैं, कोई भी अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। Then only those processes that are not executing in their remainder section। यानी इन चारों में से अभी कोई नहीं कर रहा, लेकिन चारों जाना चाह रहे हैं अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में। तो ये देखा जाएगा कि क्रिटिकल सेक्शन के बाद जो रिमाइंडर सेक्शन होता है, क्या इनमें से कोई प्रोसेस रिमाइंडर सेक्शन में तो नहीं है या वो एग्जीक्यूट तो नहीं कर रहा।
तो अगर कोई प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, या वो सारे प्रोसेसेस जो क्रिटिकल सेक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे लेकिन जाना चाह रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में, और वो अपना रिमाइंडर सेक्शन भी नहीं एग्जीक्यूट कर रहे, तो सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस डिसीजन में या इस इलेक्शन में, दूसरे लफ्जों में, कि किसने जाना है अब नेक्स्ट, किसको अलाउ किया जाए, किसकी बारी है। ये जो इलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन होगी कि किसने जाना है, और ये डिसीजन आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। यानी आपको डिसीजन करना है, यानी ओएस को ये डिसीजन करना है कि किसी एक प्रोसेस को अलाउ किया जाए कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाए या चला जाए। मैं स्टेटमेंट को थोड़ा मुख्तसर कर देता हूँ दोबारा। ओएस ने डिसाइड करना है कि किस प्रोसेस ने अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। नंबर 1, वो सिलेक्ट करेगा, वो देखेगा कि कौन से प्रोसेसेस हैं जो जाना चाह रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में। मिसाल के तौर पर 4 प्रोसेसेस हैं, वो अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो ओएस ने ये उनमें से किसी एक को अलाउ करना है। ओएस ये देखेगा कि क्या वो इस वक्त अपने क्रिटिकल सेक्शन तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, चले। दूसरी बात वो ये देखेगा कि क्या इनमें से कोई भी प्रोसेस अपने रिमाइंडर सेक्शन में तो नहीं है, वो भी नहीं है, तो इन चारों को उसके बाद फिर ये देखेगा कि इनमें से किसको अलाउ करना है। तो ये जो कंडीशन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको कहते हैं प्रोग्रेस। असल में तो प्रोग्रेस की जो कंडीशन है वो एक तरह से इलेक्शन है, और उस इलेक्शन में या उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए प्रोसेसेस को चाहिए कि वो ना तो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो और ना ही अपना रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर वो ये दोनों नहीं कर रहे तो वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा। ओएस ऐसे प्रोसेसेस को इस कंपटीशन में कंसीडर करवाएगा, उनको पार्टिसिपेट करवाएगा, और उसके बाद वो फैसला करेगा कि इनमें से किस प्रोसेस को अलाउ करना है कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए या जा सकता है। तो ये कंडीशन कहलाती है प्रोग्रेस की। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इसको आप 1-2 दफा दोबारा खुद से पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं। 66 है, बैच प्रोग्राम्स आर यूजुअली डैश प्रोग्राम्स। तो हमने लास्ट में बात की थी कि बैच प्रोग्राम्स जो हैं वो नॉन इंटरेक्टिव होती हैं, यानी आप बैच एक बना के प्रोग्राम मशीन में लोड कर देते हैं और उसके बाद फिर वो खुद ब खुद ही कंट्रोल जो है वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक ट्रांसफर होता रहता है, यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं करता। 67 है, यू कैन यूज दी mv-51-file2 कमांड टू मूव डैश। तो आपने यूनिक्स में, लाइनक्स में पढ़ा है कि आपको एक फाइल अगर मूव करनी पड़ती है तो mv की कमांड आप यूज करते हैं। ये फाइल 1 है जिसको आपने असल में मूव करना है, और मूव करके जिस लोकेशन पे लेके जाते हैं आप, उसके बाद फिर इस फाइल का ही आप नाम दूसरा दे देते हैं, फाइल 2। तो इनफैक्ट फाइल 1 जो है वो मूव हो गई है एक और लोकेशन के ऊपर, और इस फाइल का आपने नाम रख दिया फाइल 2। तो ये ऑप्शन 1 आपकी यहाँ से करेक्ट है। 68 देखते हैं, द सेक्शन ऑफ कोड बिफोर द क्रिटिकल सेक्शन इज डैश। तो क्रिटिकल सेक्शन में आपने पढ़ा है 3 सेक्शन होते हैं, एंट्री है, क्रिटिकल सेक्शन है और थर्ड रिमाइंडर सेक्शन है। तो क्रिटिकल सेक्शन से जो पहले वाला सेक्शन है या पोर्शन है उसको आप क्या कहते हैं, एंट्री सेक्शन या एंट्री पोर्शन। 69 here dash are used by shell commands to pass data from one shell pipeline to another without creating temporary files। आपको अगर FIFOs की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो तो असल में तो ये FIFO की बात हो रही है, ठीक है, या नेम पाइप की बात हो रही है कि नेम पाइप्स या FIFOs are used by the shell commands to pass the data from one shell pipeline to another। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास नेम पाइप तो नहीं है लेकिन FIFO ऑप्शन है 4th, तो ये 4th ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। 70 अगर हम देखते हैं तो डैश सिस्टम कॉल इज यूज्ड टू क्रिएट ए चाइल्ड प्रोसेस। ये तो बहुत आसान है, आपने क्विकली पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि फोर्थ जो कॉल है वो हम यूज करते हैं चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। पेरेंट और चाइल्ड तो यहाँ प्रोसेसेस के नाम है जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जिन लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा है क्विकली फोर्थ को वो सिलेक्ट कर सकेंगे। 71 है, द बेसिक पर्पस ऑफ डैश टू हेल्प द यूजर्स टू यूटिलाइज द हार्डवेयर रिसोर्सेज फॉर कंप्लीटिंग डिफरेंट टास्क इन ए सिंप्लीफाइड मैनर। तो यूजर को फैसिलिटेट करना है, यूजर को ईज करना है कि वो यूटिलाइज कर सके रिसोर्सेज को अपने बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो ये किस चीज़ का बेसिक पर्पस है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर के ऊपर जब इंस्टॉल होता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो ये बेसिकली मशीन को या हार्डवेयर को इस काबिल बनाता है या इस्तेमाल के काबिल बनाता है यूजर्स के लिए, और यूजर को ईज प्रोवाइड करता है कि यूजर बहुत आसानी से हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी यूज कर सकता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी। तो इट्स बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही मुमकिन है,
ठीक है, तो थैंक्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम कि हमें ये चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं और हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इफ योर प्रोसेसर डज नॉट हैव 2 slots empty in the pre-process file descriptor table, then your dash system call will fail। पहली बात तो यह है कि कोई एक कंडीशन दी हुई है जिसमें बताया गया है कि आपकी प्री प्रोसेस फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल जो है इसमें अगर ये 2 स्लॉट्स एम्प्टी नहीं है तो आपकी कोई एक सिस्टम कॉल है वो फेल हो जाएगी। यहाँ एक जो क्लू है इस क्वेश्चन में वो क्या है, फाइल डिस्क्रिप्टर। और फाइल डिस्क्रिप्टर जो है वो हमने किसके साथ एसोसिएट किए थे लास्ट टाइम, पार्ट 1 में हमने देखा था कि पाइप की कॉल के साथ हम यूज करते हैं FD sub 0, FD sub 1, शायद कुछ थोड़ा याद आ रहा हो आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन कंडीशन है ये किसके साथ एसोसिएटेड हो रही है, पाइप की कॉल के साथ। यानी अगर ये गिवन कंडीशन ट्रू नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं है या फुलफिल नहीं हो रही तो हमारी पाइप की जो सिस्टम कॉल है वो फेल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये इनफैक्ट यहाँ पे इस होना चाहिए था क्योंकि कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। चले देखते हैं जी, उसका रीजन ये है कि नीचे नॉट ऑल या बोथ वगैरह से कुछ नहीं लिखा हुआ, बट कुड बी अ टाइपो एनीवेज। तो हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में कोई एक स्टेटमेंट देखनी है कि इनमें से ट्रू कौन सी है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जो एक सिंपल निशानी है, ये सबसे आसान जो निशानी है वो ये है कि इसमें 2 प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई देख लेते हैं कि यहाँ तो n नंबर ऑफ प्रोसेस कहा गया है, यहाँ पे पेयर ऑफ प्रोसेसेस n इज इक्वल टू मैक्स, यहाँ पे 2 लिंक नहीं होते, 2 प्रोसेस हैं तो 1 लिंक होगा, ये भी गलत हुई। उसका मतलब ये है, ये अगर आप देखें बी ऑप्शन, अ कम्युनिकेशन लिंक कैन बी एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 2 प्रोसेसेस। ठीक है, एग्जैक्टली 2 प्रोसेसेस होंगे तो उसका मतलब ये है कि लिंक कितना होगा, 1 होगा। 2 प्रोसेसेस हैं, लिंक 1 होगा दोनों के दरमियान, यानी 2 नोड्स होती हैं तो एक ही लिंक बनता है उनके दरमियान। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 74 है, अ बाउंडेड बफर इज ए बफर ऑफ डैश साइज। तो जो बाउंडेड का लफ्ज़ है ना यही बता रहा है बेसिकली कि कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है, वेरिएबल का मतलब तो ये ना कि आप जहां मर्जी इधर बढ़ा लीजिए, मिसाल के तौर पे इधर बढ़ा लीजिए, चेंज कर लीजिए, बट दिस इज नॉट द केस विद द बाउंडेड। बाउंडेड मीन समथिंग इज रिस्ट्रिक्टेड और इसका मतलब क्या है, वो फिक्स है। और वैसे नहीं अगर आप देखें तो आपका बाउंडेड बफर जो होता है ना वो उसके लिए आपको फिक्स साइज देते हैं। ठीक है, जो भी साइज दें बट दैट इज फिक्स एंड दैट इज रिमेन फिक्स। 75 है, when a process P1 switches from running state to waiting state because of an input output request is being completed। यानी एक प्रोसेस है P1, वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, पहले वो रनिंग में था, अब कहाँ चला गया, वेटिंग में। उसकी वजह यह है कि उसने कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की हुई है, या वो कर रहा है या वो यूज कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस, और वो अभी तक कंप्लीट हो रही है, इट्स बीइंग कंप्लीटेड है, यानी अभी वो चल रही है, रिक्वेस्ट पे काम हो रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई। इस वजह से उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया इस प्रोसेस ने, लेकिन उसने चेंज खुद किया है। ठीक है, ये आप देखिएगा ओएस बीच में नहीं आ रहा। आप में से कुछ लोग अगर उस जगह चले गए हैं तो उसका मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल सही है। सो दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड, या दिस शेड्यूलिंग इज नोन एज नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, आप पूछेंगे प्रीएम्प्टिव क्यों नहीं है? प्रीएम्प्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रोसेस खुद अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, रनिंग से वेटिंग में खुद जा रहा है, क्योंकि उसने कोई आईओ का काम करना है, आईओ रिक्वेस्ट उसने की हुई है, उस पर वो काम कर रहा है, इसलिए वो खुद अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। ओएस का कहीं लफ्ज बीच में नहीं आ रहा कि ओएस ने उससे ले लिया सीपीयू किसी और को दे दिया। ओएस आएगा लेके देगा, इसका मतलब है वो एल्गोरिथम कौन से होते हैं, प्रीएम्प्टिव, कि ओएस ने इंटरवीन किया। यहाँ पे ओएस कहीं इंटरवीन नहीं कर रहा, प्रोसेस खुद वॉलंटरली अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। वो कहता चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, और वेट करने में अगर वो सीपीयू आपको दे देता है तो ये क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। 76 है, द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस कैन बी चेंज यूजिंग द डैश कमांड। तो आपने शायद पढ़ी हो एक फार्मूला जिसमें नाइस वैल्यू होती है, ये नाइस की कमांड भी होती है, उसके जरिए आप प्रोसेस की प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से नाइस कमांड जो है वो आप इशू कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी चेंज करने के लिए। 77 है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इजीली पोर्टेबल बिटवीन वेरिइंग हार्डवेयर डिजाइन इन डैश स्ट्रक्चरल अप्रोच। यदि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चरल डिजाइन है जिसमें अगर एक ओएस बनाया जाए, डेवलप किया जाए, तो वो पोर्टेबल हो जाता है, यानी पोर्टेबिलिटी जो है वो बहुत आसान है डिफरेंट हार्डवेयर के अंदर। ठीक है, तो माइक्रो कर्नल जो है वो एक ऐसा डिजाइन है जिसमें आपकी पोर्टेबिलिटी बहुत आसान होता है। आपने पढ़ा होगा डिटेल से, मैं जिसको भी एक लाइन में हाईलाइट कर देता हूँ कि आप इसमें क्या करते हैं, ओएस का साइज बहुत छोटा रखते हैं, जो कोर ओएस लेवल की चीजें हैं वो इसके अंदर आप रखते हैं, और बाकी फीचर को आप आसान लफ्जों में ये कह लीजिए जैसे आपके एड्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनकी फॉर्म में आप ले आते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं,
तो इसलिए ये फिर कोर चीज़ें रह जाती हैं, और वो जो कोर कर्नल पार्ट है आप ये कहने चाहिए, वो फिर मुख्तलिफ हार्डवेयर के ऊपर पोर्टेबल करना निश्चित तरह आसान होता है। तो ये माइक्रो कर्नल जो स्ट्रक्चर अप्रोच है, दैट इज वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी विद रिस्पेक्ट टू पोर्टेबिलिटी। 78 है डैश प्रोसेसेस और थ्रेड्स ऑफन नीड एक्सेस टू शेयर्ड डेटा एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। यानी कोई डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं या थ्रेड्स हैं, तो उनको जरूरत पड़ती है कि वो शेयर डेटा को एक्सेस कर लें या फिर शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर लें। तो बाय डेफिनेशन जो प्रोसेसेस या थ्रेड सेम टाइम में चल रहे हों, सिमल्टेनियसली चल रहे हों, कंकरेंट एक्सेस हो, तो उनको जरूरत पड़ती है कि उन्हें शेयर डेटा या शेयर रिसोर्सेज को यूज करना होता है या उनको जरूरत पड़ सकती है। सो सी ऑप्शन जो है वो कंकरेंट प्रोसेसेस और कंकरेंट थ्रेड्स। 79 है टू टर्मिनेट अ प्रोसेस कंट्रोल C is pressed, which signal it actually passes to the process for termination। हमने बात की थी, आपको याद होगा पार्ट 1 में भी, कि कंट्रोल C जो है बेसिकली एक सिग्नल जाता है, और ये सिग्नल किसको जाता है, किसी प्रोसेस को जाता है। आपको याद होगा इंटरप्ट ट्रैप और सिग्नल हमने बहुत डिटेल से वहाँ डिफरेंशिएट किया था, तो ये देखिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ दोबारा आया हुआ है। एनीवेज, तो बात ये हो रही है कि आपने एक प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, कंट्रोल C आप प्रेस करते हैं, प्रोसेस को सिग्नल चला गया, तो वो जो सिग्नल गया प्रोसेस को, ये गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सा सिग्नल है, तो SIGINT ये सिग्नल जाता है प्रोसेस को जब आप कंट्रोल C प्रेस करते हैं किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है आपकी। 80 है जी यूनिक्स सिस्टम 5 scheduling uses queues which run dash algorithm। आपने पढ़ा होगा यूनिक्स सिस्टम 5 है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो स्केजुलिंग होती है वो क्यूज यूज करती है। ठीक है, क्यू एक खास तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे प्रिंसिपल पे या फिलॉसफी पे काम करता है। ये जो क्यूज हैं ये अपने अंदर किस एल्गोरिदम को इस्तेमाल करती हैं या इंप्लीमेंट करती हैं, या ये क्यूज किस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करता है इनसाइड। ठीक है, तो वो आपने पढ़ा होगा क्या है, राउंड रॉबिन। यानी यूनिक्स सिस्टम 5 में स्केजुलिंग के लिए जो क्यूज यूज करते हैं या जो क्यूज यूज की जाती हैं, तो क्यूज जो है वो बेसिकली क्या रन करती हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 81 है which part of the computer system helps in managing the files and memory management system। तो एज ए होल कंप्यूटर सिस्टम में हम बात करते आ रहे हैं कि 2-3 चीजें होती हैं मेनली, उसमें से जो एक उसका कंपोनेंट है वो हेल्प करता है कि आप अपनी फाइल को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है जो यूजर्स को हेल्प करता है कि वो अपनी फाइल्स, डायरेक्टरीज और एक कंप्यूटर के अंदर जो मेन मेमोरी है या सेकेंडरी स्टोरेज है, दोनों तरह की मेमोरी को वो मैनेज करता है फॉर द सेक ऑफ यूजर। Question number 82. CPU bound processes are scheduled before short or input output bound processes। एक कंडीशन तो आप ये देख लीजिए, यहाँ तक किसी एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात हो रही है कि उसमें एक काम तो ये होता है कि जो CPU बाउंड प्रोसेस होते हैं उनको पहले स्केड्यूल कर दिया जाता है। किससे पहले, जो शॉर्ट प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, जो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस हैं, यानी एक तो जो शॉर्ट है जिनकी बर्स्ट टाइम कम होगी, एक वो जिन्होंने बहुत ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करना होगा। तो इन दोनों टाइप के प्रोसेसेस से पहले वो प्रोसेसेस जिन्होंने CPU ज्यादा यूज करना होगा, आप उनको स्केड्यूल कीजिए। देयरफॉर ये जो चीज है ये किस में रिजल्ट कर रही है, इससे क्या नुकसान या क्या नतीजे निकल रहे हैं कि लेस CPU एंड डिवाइस यूटिलाइजेशन। इसका मतलब स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की बिना पर या इसकी वजह से, इस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की वजह से या इसकी तरतीब की वजह से ये हासिल होता है कि CPU और डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन क्या होती है, लेस होती है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको आप सोचें तो CPU बाउंड प्रोसेसेस वो कौन से होते हैं जो CPU ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और CPU जो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और CPU की यूटिलाइजेशन कम होगी, यानी बाकी प्रोसेसेस वेट करते जा रहे हैं और जब तक कि वो CPU छोड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। देखिए प्रीएम्प्टिव हो तो हमने CPU ले लिया, दूसरों को दे दिया, तो हम सबको बराबर शेयर करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, CPU बाउंड प्रोसेसेस हैं जिन्होंने ज्यादा CPU इस्तेमाल करना है और हम उनसे कहीं ले नहीं रहे, हम उनसे प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे, उनको बल्कि एग्जीक्यूट होने दे रहे हैं। वी आर अलाउइंग देम, OS इज लेटिंग देम एग्जीक्यूट और यूज द CPU जब तक वो चाह रहे हैं। तो ये पहली बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि ये जिस भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात हो रही है, इनफैक्ट वो क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। और ये इनफैक्ट किसकी बात हो रही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। ठीक है, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें
उसकी वर्किंग देखें तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की ही बात हो रही है कि आप CPU बाउंड प्रोसेसेस को या उन प्रोसेसेस को जिन्होंने CPU ज्यादा इस्तेमाल करना है उनको आप पहले स्केड्यूल कर दें बनिस्बत उन प्रोसेसेस की जिनका बर्स्ट टाइम थोड़ा है या फिर जो ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करना चाहेंगे। 83 performance measures of scheduling algorithms are calculated with charts in order to evaluate an algorithm for a particular workload. अब जितने भी हमारे पास scheduling algorithms हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं जी, कुछ चार्ट्स बना देते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए बनाए जाते हैं। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि परफॉर्मेंस भी देखें, उनकी एवैल्यूएशन भी देखें कि एक खास किस्म का अगर उनको प्रोसेसेस का लोड दिया जाता है या वर्क लोड दिया जाता है, एक ही बात है। तो ये जो चार्ट हम बनाते हैं असल में तो बताना ही किस अप्रोच में बनाते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा कि डिटर्मिनिस्टिक जो मॉडलिंग होती है उसमें हम ऐसा करते हैं कि चार्ट्स क्रिएट कर लेते हैं अगेंस्ट अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्कलोड ऑफ गिवन प्रोसेसेस। आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ गैंट चार्ट्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं वैल्यूएशन के लिए, यानी प्रोसेसेस की वैल्यूएशन के लिए, उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। डिटर्मिनिस्टिक जो एवेल्यूएशन है या डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग है उसके अंदर गैंट चार्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग में से हमारी करेक्ट ऑप्शन है। Question number 84, the solution type where in a critical section we use entry section and exit section is called a kind of or what kind of solution is this? हमने 3 तरह के सोल्यूशन पढ़े। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि एक हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है और एक OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशंस हैं। ये 3 तरह के हैं। तो पूछा जा रहा है कि कोई एक सोल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, उसमें एक तो एंट्री सेक्शन आता है और एक एग्जिट सेक्शन आता है। ये दोनों सेक्शन बताने हैं कि किस तरह के जो सोल्यूशन है उसमें आते हैं। तो थोड़ा सा रज़ीन में आप जोर दें और सोचें कि हम एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक कोड लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें क्या होता है एंट्री सेक्शन, देन क्रिटिकल सेक्शन, देन फिर क्या है रिमाइंडर सेक्शन। तो ये पीस ऑफ कोड लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो ये किस तरह का सोल्यूशन होगा भला? हार्डवेयर तो नहीं हो सकता ना, OS भी नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, क्योंकि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कोई और डेवलपर, कोई और एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट ये प्रोग्राम लिख रहा है तो वो प्रोग्राम है, इसका मतलब है दैट इज एन सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन या सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। 85 हाउ मेनी मोड्स आर सपोर्टेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने ये भी पार्ट 1 में बात की थी कि 2 तरह के मोड होते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस के 2 तरह के मोड्स होते हैं OS में, एक यूजर मोड और एक कर्नल मोड। तो यहाँ नंबर पूछा गया, वहां हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा था। 86 है a parent process calling dash system call will be suspended until its children processes terminate। तो एक पेरेंट प्रोसेस है, इसका मतलब इसने पहले फोर्क की कॉल दी होगी, चिल्ड्रन प्रोसेसेस जो है वो पहले क्रिएट हुए होंगे, उसके बाद फिर कहीं जाकर उन्होंने कुछ अपनी जो भी कोडिंग है, जो भी उनकी एक्टिविटीज थी उन्होंने परफॉर्म की होंगी, हो सकता है वो कर रहे होंगे। तो अब पूछा जा रहा है कि ये जो पेरेंट प्रोसेस है ये कौन से सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करे जो उसको सस्पेंड कर दे टेम्परेरीली, जब तक कि उसके चिल्ड्रन जो है वो टर्मिनेट नहीं करते। तो बाय डेफिनेशन वेट की जो कॉल है, ये सिस्टम कॉल, वो एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी पेरेंट प्रोसेस को। Question number 87, pipes are simply used on the command line to connect the standard input of one process to the standard input of another। पूछा ये जा रहा है कि which of the following is the syntax। हमें syntax बताना है, जो नीचे given syntax है इसके अंदर से कौन सा syntax ठीक है। ये देखिए पाइप है ना, आपके पास पाइप की आइकन कौन सी होती है, पाइप का साइन कौन सा होता है कीबोर्ड पे, ये देखिए दिस वन इज अ पाइप साइन, तो इसका मतलब नहीं है कि दिस वन इज राइट। और वैसे भी अगर आपको याद हो तो आप क्या लिखते हैं कमांड 1 और आगे पाइप सैंपल डालते हैं, देन कमांड 2 और फिर पाइप सैंपल डालते हैं, और जितनी मर्जी आप कमांड लिख सकते हैं ऐसे। और ये आपकी जो लास्ट कमांड होती है उससे पहले इधर ही बात है पाइप साइन है, तो यूं ये एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। पाइप को इस पाइप के सिंबल के साथ ज़हन में आप रखिएगा, कमांड लाइन की जब बात आती है कि सिंटैक्स को लिखा कैसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है विच इज नॉट बेसिक कंप्यूटिंग हार्डवेयर। सीधी सी बात है, ऐसे कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो बेसिक नहीं है। ये देखिए बेसिक का लफ्ज़ हाईलाइट किया। CPU बेसिक चीज होती है, मेमोरी बेसिक चीज होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं तीनों। कॉम्पैक्ट डिस्क आपके पास हो या ना हो, आपका सिस्टम चलता रहेगा। आई मीन थिंक ऑफ कंप्यूटर और CPU जिसके अंदर CD-ROM नहीं लगा हो, ठीक है, आपकी विंडोज चल रही है, आपका सिस्टम चल रहा है, आपके पास CPU है, आपके सिस्टम में मेन मेमोरी यानी रैम इंस्टॉल्ड है जहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आपके पास कीबोर्ड और माउस अवेलेबल है जो आपकी इनपुट डिवाइस है, आपके पास एक डिस्प्ले मॉनिटर है दैट इज योर आउटपुट डिवाइस। तो ये तीनों बाकी क्या है बेसिक डिवाइसेस हैं।
कॉम्पैक्ट डिस्क किस क्या है, आप पेरिफेरल कह लीजिए, एडिशनल कह लीजिए, बट बेसिक नहीं है, इसके बगैर हमारा काम हो जाता है। सो दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीडीज और कॉम्पैक्ट डिस्क ये बेसिक कंप्यूटिंग हार्डवेयर नहीं है। 89 है, द डैश scheduling can be made into processor sharing approach। ये कोई स्केड्यूलिंग है एक खास तरह की, उसमें वो कह रहे हैं कि जी प्रोसेसर को आप शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने शेयर के ऊपर हाईलाइट दोबारा कर दिया है, शेयर से आपकी ज़हन में क्या आ रहा है जी, प्रोसेसर शेयर हो रहा है, यानी प्रोसेसर आप 5 सेकंड पहले को दे रहे हैं, फिर 5 सेकंड दूसरे को दे रहे हैं, फिर 5 सेकंड तीसरे को दे रहे हैं। मैंने ख्याल है सारे लोग परेशान हुए हैं, राउंड रॉबिन है, तो फिर क्वांटम आपने फिक्स कर दिया ना। ये सीपीयू पहले प्रोसेस को दिया 5 सेकंड, फिर वही सीपीयू आपने दूसरे प्रोसेस को दे दिया, या प्रोसेसर आपने तीसरे प्रोसेस को दे दिया, फिर प्रोसेसर आपने चौथे प्रोसेस को दे दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, आप प्रोसेसर को शेयर कर रहे हैं। तो ये शेयरिंग का लफ्ज़ है ना, वो आप समझ लीजिए दैट इज वेरी वेरी रिलेटेड विद द राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 90 है, Linux uses dash directory to store system configuration files। जी, तो कुछ थोड़ा सा अगर आपकी ज़हन में हो कि कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज हैं, वो शायद आप थोड़ा सा अगर उनसे फेमिलियर हैं तो नहीं, वरना कुछ बेसिक 3-4 हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको ज़रूर थोड़ा सा देख लीजिए। ETC की जो डायरेक्टरी होती है ना, आमतौर पे उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं फाइल। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ETC या एक्सेट्रा नहीं होता इंग्लिश वाला, उसके साथ रिलेट कर दीजिए। अच्छा, बिन है, वैसे मैं बता देता हूँ, जो कि डायरेक्टरी की बात हो रही है, तो शायद इस क्वेश्चन में तो ये चीज़ें नहीं डिस्कस, लेकिन अगर कहीं आपको एग्जाम में फेस होती हैं या आगे किसी क्वेश्चन में आती हैं, जो बिन की डायरेक्टरी है ना, ये बाइनरी एग्जीक्यूटेबल्स होती हैं। नंबर 2 पे या बी पे जो ऑप्शन गिवन है, ये क्या है, डेव की यानी डिवाइस की डायरेक्टरी है। इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं जो हार्डवेयर या जो डिवाइसेस इस वक्त यूनिक सिस्टम को अवेलेबल हैं, या वो डिटेक्ट कर रहा है कि कितने डिवाइसेस जो है वो अटैच्ड हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी, डेव के अंदर, यानी डिवाइस के अंदर या डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर। और थर्ड जो है वो बूट की डायरेक्टरी है, जो हमारी सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन, आप आंसर ऑप्शंस में बूट की डायरेक्टरी। तो जो बूट की डायरेक्टरी है, इसके अंदर सिस्टम से आप इसके नाम से पता चल रहा है, बूट का मतलब जब कंप्यूटर ऑन होता है, तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि दिस कंटेन्स एसेंशियल सिस्टम बूट फाइल, और इसके अंदर कुछ कर्नल फाइल्स होती हैं जो कि सिस्टम को चाहिए होती हैं जब वो बूट करता है। 91 है, अ थ्रेड शेयर्स इट्स रिसोर्सेज लाइक डेटा, कोड, फाइल्स एटसेट्रा विद डैश। यानी थ्रेड ये सारी चीजें किसके साथ शेयर करता है। पार्ट 1 में हमने थ्रेड की बेसिक डेफिनेशन देखी थी, और हमने ये कहा था कि एक थ्रेड ये सारी चीजें शेयर करता है अपने साथ जो दूसरे थ्रेड्स हैं, लेकिन एक ही प्रोसेस के। दूसरे लफ्जों में, एक थ्रेड जिस प्रोसेस से बिलोंग करता है, उस प्रोसेस के अगर और एक या मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो ये थ्रेड्स ये सारी चीजें उनके साथ शेयर करेगा, किसी और प्रोसेस के थ्रेड के साथ नहीं करेगा। तो इट्स समथिंग कि थ्रेड इज ए सन ऑफ अ फादर, तो वो अपने सिबलिंग्स के साथ जो है वो जो बाकी थ्रेड्स हैं उनके साथ चीजें शेयर कर रहा होगा। तो यहाँ देखिएगा सेम प्रोसेस सी में ऑप्शन आ रही है कि थ्रेड जो है वो अपने सिबलिंग्स के थ्रेड्स के साथ चीजें शेयर करेगा सेम प्रोसेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 92, a dash is a piece of code in a cooperating process in which the process may update shared data, variable, file, database, etc। 2-3 प्रोसेस काम कर रही हैं, कोई एक पीस ऑफ कोड है जो शेयर हो रहा है, कोई फाइल, कोई वेरिएबल, कोई डेटाबेस, कोई चीज़ भी हो सकती है। तो ये क्या चीज़ है, क्रिटिकल सेक्शन। मेरे ख्याल में आपने पहली नज़र में इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि अ क्रिटिकल सेक्शन की बेसिकली ये डेफिनेशन है। अ क्रिटिकल सेक्शन इज अ पीस ऑफ कोड इन ए कोऑपरेटिंग प्रोसेस इन विच द प्रोसेस में अपडेट शेयर डेटा। वो शेयर डेटा क्या हो सकता है, कोई एक वेरिएबल हो सकता है, कोई एक फाइल हो सकती है, डेटाबेस हो सकता है, डेटाबेस की फाइल हो सकती है, कोई एक टेबल हो सकता है, कोई एक डेटा आइटम हो सकती है। तो इनफैक्ट ये क्या है, क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन आपकी सेकंड ऑप्शन है। 93 है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। तो प्रोसेस की बेसिक डेफिनेशन है, ये वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ मुश्किल भी आपको लग रहे हैं, कुछ आसान भी आ रहा है, काइंड ऑफ बैलेंस पेपर, और एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जब मुश्किल सवाल है इसको घबराइए जी, यू कैन फ्लैग और मार्क इट एज अ फ्लैग एंड देन मूव अहेड, बाद में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। 94 है, यूजिंग डैश सिस्टम कॉल वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रोसेस इन लाइनक्स। तो फॉर्क की सिस्टम कॉल है, वो हम यूज करते हैं एक न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। 95, a shell command mk54 can be used to create a and dash। ठीक है, तो mk54 हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि mk54 की जो कमांड है वो हम क्या करते हैं, नेम्ड पाइप क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। हमने बात की थी कि mk0 हम वो सिस्टम कॉल यूज कर सकते हैं। सेकंड हमने कहा था कि mk54 C की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कॉल है वो भी यूज कर सकते हैं नेम्ड पाइप या 54 क्रिएट करने के लिए।
और थर्ड हमने कहा था कि MK50 की कमांड भी यूज कर सकते हैं। MK50 की जो कमांड है वो किस लिए यूज करेंगे, नेम्ड पाइप क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, फॉर रीडिंग इनपुट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल इज यूज्ड। तो ये भी क्वेश्चन बहुत मिलता जुलता है जो हमने पार्ट 1 में किया था। हमने वहाँ देखा था कि जब हम पाइप की कॉल देते हैं तो दो फाइल डिस्क्रिप्टर हमें रिटर्न होते हैं, FD0 और FD1। और जो FD0 होता है वो हमने कहा था किसके लिए होता है, रीड एंड ऑफ द पाइप के लिए होता है, और रीड एंड ऑफ द पाइप जो है वो रीड की सिस्टम कॉल जो है वो यूज करता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। 97 है, a solution to the critical section problem must satisfy the following requirements except। तो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने बार बार उनको दोहराया है कि एक तो वो क्या है, पहली म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, दूसरी हमारी क्या है प्रोग्रेस है, और तीसरी क्या है बाउंडेड वेटिंग है। ये 3 कंडीशन है। हर सोल्यूशन को जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्लेम करेगा उस सोल्यूशन को ये तीनों चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। यहाँ कहा गया था कि जो इसमें से नहीं है एक्सेप्ट, तो वो रेस कंडीशन जो है ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, बट क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए रेस कंडीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी 3 चीजें क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन क्लेम करेगा उसको ये 3 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल या सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन इज आर डिजायर्ड ऑप्शन हियर। 98 है, preemptive shortest job first scheduling algorithm is sometime called as। shortest job first जब preemptive की हम बात करेंगे तो उसका जो preemptive वर्जन है वो क्या होता है, shortest remaining time first। OS क्या करेगा, जो प्रोसेसेस हैं उनके साथ एसोसिएट कर देगा कि अगली जो उनकी बर्स्ट टाइम है वो किसकी सबसे कम है, तो जिसकी सबसे कम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है उसको वो फिर पहले स्केड्यूल कर देगा। ये है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट हुआ। 99 है, द फाइल डिस्क्रिप्टर फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। तो भी हमने बात की थी वो क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, रीड के लिए 0 होता है, और इनपुट जो है वो हमारी क्या होती है, असल में रीड ही होती है। STDIN यानी इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, और स्टैंडर्ड इनपुट हमारी क्या होती है, यानी इनपुट से मुराद हमारी क्या है, रीड है। तो रीड एंड ऑफ द पाइप के लिए क्या होता है, फाइल डिस्क्रिप्टर 0 होता है, और इसी तरह आउटपुट या STD आउट या राइट के लिए क्या होता है, FD sub 1। Okay जी, rather than maximizing CPU utilization and use of peripheral devices, dash systems are for maximizing user convenience and responsiveness। बात हो रही है जी कि बजाय इसके कि CPU यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज किया जाए, ज्यादा किया जाए, बढ़ाया जाए, या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन को बेहतर किया जाए, कोई खास सिस्टम है वो कहता है नहीं, इसके बजाय आप क्या करें, यूजर को ईज करें, यूजर की कन्वीनियंसी देखें, यूजर को अच्छा रिस्पॉन्स करें। तो जो यूजर से रिलेटेड सिस्टम है, जो यूजर का पर्सपेक्टिव देखते हैं, वो हमारे कौन से सिस्टम होते हैं, सिंगल यूजर सिस्टम। अगेन देखिए ना, लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि यूजर को यहाँ यूजर से रिलेट कर दीजिएगा। ऐसे सिस्टम जो बजाय सिस्टम का पर्सपेक्टिव देखें, डिवाइसेस का पर्सपेक्टिव देखें, परफॉर्मेंस यूटिलाइजेशन का पर्सपेक्टिव देखें, वो कहते हैं नहीं, यूजर्स को फैसिलिटेट करें, यूजर्स को जो कन्वीनियंट है उसको देखें, यूजर पैराडाइम देखें, यूजर ओरिएंटेशन अप्रोच नहीं। तो ऐसे सिस्टम जो यूजर की कन्वीनियंस, यूजर की परफॉर्मेंस, यूजर्स की रिस्पॉन्सिवनेस को देखें, यूजर की ओरिएंटेशन की बात करें, तो वो क्या है, हमारे सिंगल यूजर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 101 है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बिटवीन डैश एंड डैश। तो जाहिर बात है ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली बात तो यह है कि एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी है, ये सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी है। किन 2 चीजों के दरमियान होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका आपके हार्डवेयर के दरमियान और आपकी एप्लीकेशन के दरमियान। सबसे नीचे आपका क्या होता है, हार्डवेयर होता है, उसके फिर ऊपर विंडोज इंस्टॉल होती है या यूनिक्स वगैरह कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे आपके एप्लीकेशन, मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो असल में तो एक एंड पे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एक एंड पे क्या, हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा है, दोनों के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है या इंटरफेसिंग कर रहा है। तो द राइट ऑप्शन इज कि OS इज इंटरैक्टिंग बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। 102 है, you can have a thread wait for another thread within the same process by using the dash system call। तो pthread underscore join हमने पढ़ी है कि ये वो सिस्टम कॉल है जिसको यूज करते हुए एक थ्रेड जो है वो किसी दूसरे थ्रेड को ज्वाइन भी कर सकता है, उसका वेट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आ डिजायर्ड ऑप्शन। 103 है, इन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस P एंड Q। तो हमने पार्ट 1 में बात की थी
कि जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है उसके लिए क्या चाहिए जी, आपको एक शेयर्ड मेल बॉक्स चाहिए दो प्रोसेसेस ने अगर कम्युनिकेशन करनी है इनडायरेक्टली। तो सी ऑप्शन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ मेल बॉक्स या मैसेज क्यू टू हेल्प कम्युनिकेशन बिटवीन पी एंड क्यू। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। 104 है, which of these processes can be affected by other processes executing in the system। कुछ प्रोसेसेस हैं वो या तो किसी पे इफेक्ट हो रहे हैं या उनकी वजह से कुछ और प्रोसेसेस इफेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेसेस जो एक दूसरे के स्टेक होल्डर बन जाते हैं या एक दूसरे की वजह से उनकी इफेक्ट या उनके ऊपर आता है या उनकी एग्जीक्यूशन की वजह से इफेक्ट दूसरे प्रोसेसेस पे आता है, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कहते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन। 105 है, डैश आर यूज टू शो द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस। यानी आपने देखना है कि जब प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन आप दिखाते हैं या उनको डिपिक्ट करना चाहते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, उनको शोकेस करना चाहते हैं, तो आप एक चार्ट क्रिएट करते हैं। यानी प्रोसेस 1 जो है उसको जब पहली बार मिला और वो कुछ बर्स्ट टाइम अपनी एग्जीक्यूट किया उसने, उसके बाद फिर सेकंड प्रोसेस को मिला, फिर थर्ड को मिला, फोर्थ को, फिर चार्ट जो आप बनाते हैं वो क्या शो कर रहा होता है कि प्रोसेसेस किस ऑर्डर में किस तरतीब से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये जो चार्ट आप बनाते हैं ये कौन सा चार्ट होता है, दैट इज गैंट चार्ट। ये गैंट चार्ट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टूल है जो हम यूज करते हैं प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 106 है, द डैश कमांड गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ द करंट प्रोसेसेस। तो कोई एक कमांड है जो इस वक्त करंट सिस्टम में जितने प्रोसेसेस भी चल रहे हैं उनको इनका एक स्नैपशॉट दे देती है, एक इनसाइट दे देती है, समराइज। तो वो हमारी कौन सी कमांड है, PS की कमांड है, ठीक है। PS की कमांड जो है वो हमें हमारे प्रोसेसेस की एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करती है एट एनी गिवन टाइम। 107 है, द डैश कमांड रिज्यूम्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सस्पेंडेड जॉब इन द फोरग्राउंड। तो आपने यूज भी की होगी कि FG की जो कमांड है वो फोरग्राउंड इनफैक्ट इसीलिए इसको कहा जाता है, ये देखें फोरग्राउंड FG। तो FG की कमांड है वो रिज्यूम करती है एग्जीक्यूशन उन प्रोसेसेस की जो क्या है सस्पेंडेड है इन द फोरग्राउंड। 108 है, यू कैन यूज द डैश कमांड टू डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ सस्पेंडेड एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस। कि आपने क्या डिस्प्ले करना है जी, आपके सस्पेंडेड और जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं उनका स्टेटस। तो जॉब्स की जो कमांड है वो ये काम करती है, इसके 2-3 स्विचेस भी हैं तो वो डिफरेंट चीजें डिस्प्ले करते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो सकती है उनके जरिए। लेकिन यहाँ से कमांड का पूछा स्विच की बात नहीं हुई। तो जॉब्स की कमांड है वो ये करती है कि आपके सस्पेंडेड या बैकग्राउंड जितने तो प्रोसेसेस हैं उनका स्टेटस डिस्प्ले कर देती है। 109 है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रियल टाइम सिस्टम इज। तो हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि यहाँ कुछ रिजिड टाइम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये रियल टाइम सिस्टम जो है वो पर्टिकुलर डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। और इनमें जो अहम फीचर ये चीज है वो असल में इनकी एफिशिएंसी है। इनको बहुत एफिशिएंट होना पड़ता है, अदरवाइज कहीं कोई थोड़ा सा भी टॉलरेंस जो है बाज़ औक़ात किसी बड़े हादसे या नुकसान का बायस बन सकता है। इसलिए हमने बात की थी कि इनकी बुनियादी चीज़ों में एक चीज़ ये है कि ये कंट्रोल डिवाइस के तौर पे काम करते हैं बहुत सारी रियल टाइम एप्लीकेशंस या बहुत सारे रियल टाइम डिवाइसेस के साथ। सो द मेजर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 110 है, इन यूनिक्स द स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एंड कर्नल मॉड्यूल्स आर स्टोर्ड इन द डैश डायरेक्टरी। तो हमने बात की थी इससे पहले भी जब डायरेक्टरीज की बात की थी कि लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी और कर्नल ये मॉड्यूल्स का होते हैं लिब के अंदर। लिब मतलब लाइब्रेरीज, ये देखें try to live with the libraries, LIB libraries। तो shared libraries और kernel modules ये दोनों कहाँ पड़े होते हैं हमारी /lib की डायरेक्टरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 111 है, the dash is also called swapper। तो हमने लास्ट पार्ट 1 में एक चीज डिस्कस की थी कि दो तरह के हमारे पास स्केड्यूलर होते हैं। लॉन्ग टर्म भी हमने देखी थी कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या करते हैं, जॉब स्केड्यूलर हमने इनको कहा था कि जो जॉब क्यू में से या जॉब पूल में से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करके उठा के कहाँ रखेंगे, रेडी क्यू के अंदर। और दूसरी हमने बात की थी वहां पे कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर भी है और ये शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या करेगा, रेडी क्यू में जो जॉब्स आ गई हैं उनमें से एक को सिलेक्ट करके सीपीयू देता जाएगा। एक हमारे पास मीडियम टर्म स्केड्यूलर भी होता है और वो क्या रहता है स्वैपर। स्वैपर क्या करता है, जिन प्रोसेसेस में स्वैप होना होता है यानी सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो उनको स्वैप इन कर लेता है हमारा स्वैपर या मीडियम टर्म स्केड्यूलर। और अगर उन प्रोसेसेस ने वापस सेकेंडरी स्टोरेज पे जाना हो तो उन प्रोसेसेस को ओपन मेन मेमोरी से क्या करता है, स्वैप आउट कर देता है। तो असल में ये काम कर रहा होता है, प्रोसेसेस को स्वैप इन कर रहा होता है और फिर स्वैप आउट कर रहा होता है। तो ये कौन करता है, हमारा स्वैपर। और इसका दूसरा नाम क्या है, मीडियम टर्म स्केड्यूलर। तो ऑप्शन सी यहाँ से डिजायर्ड या करेक्ट ऑप्शन है।
Question number 112, the dash system called suspends the calling process. तो हमने भी बात की थी एक पीछे किसी MCQ या क्वेश्चन के अंदर कि जो वेट की सिस्टम कॉल है वो क्या करती है, कॉलिंग प्रोसेस को सस्पेंड कर देती है. Question number 113, the dash are used for communication between related or unrelated processes on the same system or unrelated processes on different system. एक चीज जो यहाँ एडिशनल है वो आपने देखी होगी, मैंने हाईलाइट भी की है, वो ये है different systems. अगर ये रिलेटेड प्रोसेसेस की बात होती, रिलेटेड और अनरिलेटेड प्रोसेसेस की बात होती तो शायद हम कुछ पाइप या फाइफोस तक काम चला सकते थे, हमारा गुजारा हो जाता. लेकिन यहाँ पे अब एक जो थर्ड चीज इन्वॉल्व हुई है वो ये है कि प्रोसेसेस रिलेटेड या अनरिलेटेड तो हो सकते हैं, कोई भी कैटेगरी टाइप हो सकती है, दैट्स फाइन. बट यहाँ पे अब बात हो रही है कि जो दो प्रोसेसेस हैं जिन्होंने कम्युनिकेट करना है वो दोनों डिफरेंट सिस्टम्स पर भी मुमकिन हो जाएं या हो सकते हैं. तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे नेटवर्क इन्वॉल्व हो गया. तो जब नेटवर्क इन्वॉल्व होगा तो जो हमारे पास टूल होता है वो कौन सी होती है, BSD सॉकेट. यानी प्रोसेसेस अगर डिफरेंट सिस्टम्स पे होंगे तो नेटवर्क इन्वॉल्व होगा और उसके लिए जो हमारे पास IPC का टूल है वो क्या है, BSD सॉकेट. 114 है, इन यूनिक्स द करंट वर्किंग डायरेक्टरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द डैश कमांड. टिल्डे साइन आपने पढ़ा होगा या यूज भी किया होगा कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए हम टिल्डे साइन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो एक्सेस हो जाती है. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 115 है, यू कैन टर्मिनेट द फोरग्राउंड प्रोसेस बाय प्रेसिंग द डैश की. तो कंट्रोल C ये वो कमांड है जो हम प्रेस करते हैं और हमारे प्रोसेस को सिग्नल जाता है. अभी हमने बात भी की पीछे एक जगह पे और उसकी वजह से वो प्रोसेस क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. सो द राइट ऑप्शन इज कंट्रोल C, ऑप्शन B है यहाँ पे. Question number 116 है, the operating system is a layer of software between dash and dash. तो ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन रिपीट हो गया अनफॉर्चुनेटली अनइंटेंशनली, बट एनीवेज हमने भी देखा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सी दो चीजों के दरमियान लेयर है, ये इंटरेक्शन है आपके हार्डवेयर के दरमियान और आपके सॉफ्टवेयर के दरमियान. क्वेश्चन नंबर 117 है, द मेजर एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज. तो हमने पार्ट 1 में भी देखा था ये क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट के. मल्टी प्रोग्रामिंग से मुराद ये होती है कि हम सेवरल जॉब्स, सेवरल प्रोग्राम्स को मेमोरी में या सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं या ले आते हैं. तो उससे क्या फायदा होता है, देखिए पहली ऑप्शन है कि मोर देन वन जॉब कैन बी प्रोसेस एट ए गिवन टाइम. ये तो ठीक है बात, इसीलिए हमने कहा कि ये मल्टी या मल्टी प्रोग्रामिंग है. दूसरी चीज के ऑप्शन मेंशन है यहाँ पे, CPU यूटिलाइजेशन कैन बी इंक्रीज. तो जाहिर बात है हम ये यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं CPU की, मल्टी प्रोग्रामिंग इसीलिए हम कर रहे हैं, तो ये बात भी ठीक मालूम होती है. तीसरी चीज देखिएगा, जॉब्स कैन बी कंप्लीटेड क्विकली. तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है, ये सारे एडवांटेजेस हैं किसके, मल्टी प्रोग्रामिंग के. 118, इन लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देयर इज और डैश रूट डायरेक्टरी या डायरेक्टरीज. यानी लाइनक्स की जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो हायरार्किकल है और उसमें जो सबसे टॉप पे जो रूट डायरेक्टरी कहलाती है या ट्री स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपर कोड होती है वो हमारी रूट की होती है. तो लाइनक्स के केस में वो क्या है, रूट डायरेक्टरी है और एक लाइनक्स के OS के अंदर या एनवायरनमेंट में सिर्फ एक रूट डायरेक्टरी होती है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. 2 नहीं 3 नहीं मल्टीपल नहीं होती, रूट हमेशा लाइनक्स में एक एनवायरनमेंट में एक ही होती है. क्वेश्चन नंबर 119 है, यूटिलिटीज यूज्ड फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लाइक hot, ifconfig, fdisk etc. आर स्टोर्ड इन द डैश डायरेक्टरी. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने पर्टिकुलर कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं, डिस्क रिलेटेड, सिस्टम हेल्थ से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह से रिलेटेड, डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उनके लिए कुछ यूटिलिटीज हैं, कुछ आप समझ लीजिए यूटिलिटी एप्लीकेशंस हैं, कुछ उन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं. तो पूछा ये गया कि ये जो यूटिलिटीज हैं ये किसी एक खास पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर होती हैं, तो आपको मुझे बताना है कि ये किस डायरेक्टरी के अंदर होती हैं. तो ये sbin यानी /sbin की जो डायरेक्टरी है वहाँ पे होती हैं. तो यहाँ हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. अगर आपको इस तरह याद नहीं आ रहा या इस तरह समझ नहीं आ रही कि ये sbin की डायरेक्टरी हो सकती है तो इसको थोड़ा दूसरे एंगल से देखिएगा, एलिमिनेशन की रूल से देखिएगा. डिवाइस के अंदर हमने कहा था डिवाइस की इंफॉर्मेशन होती है, अभी हम इससे पहले एक डायरेक्टरी के अंदर बात करके आए हैं क्वेश्चन में. बूट के अंदर हमने कहा था इसमें सिस्टम की बूट फाइल्स होती हैं, कर्नल फाइल्स होती हैं जो कि बूटिंग के दौरान चाहिए होती हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती. लिब के अंदर अभी हमने कहा था कुछ शेयर्ड लाइब्रेरीज और कर्नल की चीजें होती हैं, तो ये भी नहीं हो सकती. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इन तीनों का अगर पता है और sbin का नहीं पता तो आपको पता है कि जिस चीज की बात हो रही है वो इनमें कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही तीनों में. तो यू कैन जस्ट टेक एजुकेटेड गेस बेस्ड ऑन दी एलिमिनेशन. इस तरह भी आप कर सकते हैं, जस्ट अनदर वे टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि just go for elimination and then you are just maximizing the probability of selecting the right option. Finally, we have our last question, question number 120.
डैश थ्रेड्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। दो थ्रेड्स होते हैं ना, एक यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं और एक कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं या कर्नल थ्रेड्स होते हैं। तो जो यूजर थ्रेड्स होते हैं बेसिकली तो वो थ्रेड्स की लाइब्रेरी हैंडल करती है, कर्नल तो उनसे अनअवेयर होता है इनफैक्ट। और इसका मतलब ये है अगर कर्नल उनसे अनअवेयर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर डायरेक्टली उनको इम्प्लीमेंट या उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। जो कर्नल थ्रेड्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको सपोर्ट करता है। तो यहाँ से हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो यूँ हमारे 60 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 120 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू अपीयर इन योर मिड टर्म एग्जाम इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके, कमिंग अप नेक्स्ट वी हैव आवर सब्जेक्टिव पार्ट इंशाल्लाह। इसके बाद बहुत जल्द हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट कुछ आपको एक मॉडरेट जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो शेयर कर दिए जाएँ ताकि एटलीस्ट आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए और एक आपकी भरपूर तैयारी हो जाए बिफोर अपीयरिंग इन योर रियल मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दी सब्जेक्टिव पार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। हमने कोशिश की है कि 2 वीडियोस में एटलीस्ट हम आपके साथ एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किए, 120 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो आपको सिर्फ इसी चैनल में मिलेंगे, कहीं और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको नहीं मिलेंगे। तो इतने नंबर ऑफ MCQs क्वेश्चन करने के बाद अब आप बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं कि आप अपना रियल एग्जाम जो है वो फेस कर सकें इंशाल्लाह। एंड सेकेंडली, as requested earlier in each video, I requesting folks to join hands with us in sharing this content with other students जो भी अपने एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि वो भी अपना एग्जाम अच्छा प्रिपेयर करें, अच्छा अटेम्प्ट करें और एक अच्छा स्कोर जो है वो भी अर्न कर सकें। तो we need your support in sharing this content to maximum number of students। और हमें क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ हम इंप्रूव कर सकते हैं, हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी फीडबैक से जरूर आगाह किया करें, क्योंकि उससे हमें हेल्प मिलती है। हम अपने कंटेंट को टेलर कर सकते हैं और चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं। कंटेंट बेहतर होगा तो मुझे उम्मीद है आप सबकी बहुत हेल्प होगी स्टूडेंट्स की, और वो कंटेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगा और आपको भी ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकेंगे हम इंशाल्लाह। और लास्टली, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मे यू सक्सीड विद द फ्लाइंग कलर्स। हमेशा की तरह आप सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और आपके लिए आसानियाँ फरमाए। और कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको मुश्किल लगते हैं और दोबारा MCQs को प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह दूसरी बार आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर, आसान और थोड़ी सॉलिड भी हो रही हैं, थोड़ी आपको समझ भी आ रही हैं और चीज़ें रेटिंग भी रहेंगी मेमोरी के अंदर, और आप इंशाल्लाह आसानी से अपना एग्जाम जो है वो क्लियर भी कर सकेंगे। थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, बट अगेन मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएं ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो। डिफरेंट एस्पेक्ट से क्वेश्चन जो है वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं ताकि आप भरपूर तरीके से तैयार होकर अपना एग्जाम करें विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विद कॉन्फिडेंस, विद योर प्रिपरेशन इंशाल्लाह। चलें, बात होती है आपके साथ सब्जेक्टिव पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।